न्यूज 7 नासा देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। खबरनामा आना था आज, लेकिन आज जिस चीज का सबको इंतजार था वो था राजस्थान का बजट। आखिरी बजट है और उसके बाद में फिर चुनाव होंगे इसी साल, और सबकी नजरें जो थी वो राजस्थान के इस बजट पर टिकी हुई थी। 10 फरवरी है और सारे लोग जो हैं अलग अलग माध्यम से टीवी पर, एलईडी पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर नजरें जमा करके बैठे हुए थे कि आखिर राजस्थान के इस बजट में जादूगर के पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है। उम्मीदों का बजट था और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि उम्मीद वो गाय है जो खूंटे पर बंद करके चारा तो भरपूर खाती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो दूध उतना ही देगी जितना वो चारा खा रही है। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ आंकते हुए आज का जो बजट है, अच्छा मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा, जुड़ें जोड़ें और शेयर करते चलना। आज सिर्फ हम फेसबुक पर लाइव हैं, यूट्यूब पर नहीं है। जुड़ें जोड़ें और शेयर करते चलना, क्योंकि जन सामान्य की जो बातें हैं वो आज होंगी। क्या कुछ सौगातें मिली हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगापुर सिटी को, सवाई माधोपुर को, करौली को, हिंडौन को, हमारे आसपास के क्षेत्र को इस बजट से क्या उम्मीदें थी और मिला क्या है, इस पर बिल्कुल खुली चर्चा होगी और दर्शकों के फोन भी लेंगे हम। हाँ, आप लोग भी कॉल करके और अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हैं, तो आप लोगों से भी हम जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात कर लें क्योंकि सत्ता में वही है, बीजेपी की बात कर लें कि विपक्ष में वही है, उनको लाइव लेंगे, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जो हैं वो भी कॉल के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जितना हो सकता है उतने लोगों तक पहुंचाएं, जितना हो सकता है उतने ग्रुप्स में आप भेजें, ताकि एक अच्छी और सार्थक चर्चा जो है, सार्थक डिबेट जो है वो आज हो जाए। तो फटाफट जुड़ें, जोड़ें और शेयर करें। बात करते हैं आज की बजट की। आज का बजट क्या कुछ रहा, क्या लब्बो लबाब रहा। पहले तो मैं इसकी जो भूमिका है वो मैं आपको बता देता हूं। 11 बजे बजट पेश करना था मुख्यमंत्री गहलोत को, और समय रहते वो अपने विधानसभा में पहुंच भी गए। विधानसभा के पटल पर जैसे ही उन्होंने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा किया, और हंगामा इस बात पर हुआ कि सीएम जो है 6 मिनट तक पुराना जो बजट था उसी को पढ़ते रहे। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आकर के कान में उनसे कहा कि ये गफलत हुई है, आपसे ये गलती हुई है, और उसके बाद में उन्होंने अपनी गलती को सुधारा भी और स्वीकार भी किया। लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर के जम करके हंगामा किया। स्पीकर सीपी जोशी जो है उन्होंने तल्ख टिप्पणी भी की और आधा घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बजट के इतिहास में ऐसा भी पहली बार हुआ है कि जब एक मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रहा हो और विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा हो। आधे घंटे के बाद में जब वापस सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो भी विपक्ष ने हंगामा करना बंद नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार में अब तक पेपर लीक होते आए हैं, वैसे ही बजट भी लीक हुआ है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सीएम को माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर ने कहा कि मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, ये एक मानवीय भूल थी कि एक पन्ना गलत जुड़ गया उसमें, जिसको मुख्यमंत्री, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन पक्ष ने हंगामा करना बंद नहीं किया, और अगर देखा जाए तो विपक्ष का यह हंगामा बिल्कुल गलत था। स्पीकर आपसे माफी मांग रहा है तो बहस करना, आपका इस तरीके से हंगामा करना कहीं भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। लोगों के पास इसको लेकर के गलत मैसेज जाता है। मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वाद विवाद है, वो हो सकता है, लेकिन मानवीय भूल को लेकर के जब स्पीकर आपसे माफी मांग चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया। आखिर में 15 मिनट के लिए फिर जो है सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। 15 मिनट बाद में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्यमंत्री ने भी खड़े होकर के इस बात को स्वीकार किया कि हां, ये एक मानवीय भूल थी और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैंने शुरू में ही इसके लिए क्षमा मांग ली थी। सीएम गहलोत पहले ही इसके लिए क्षमा मांग चुके थे कि हो सकता है एक गलत पन्ना जुड़ गया हो जिसे मैं पढ़ता रहा और मुझे ध्यान नहीं रहा, और उसके बाद में जाकर के स्थिति थोड़ी सी सामान्य हुई और फिर बजट भाषण अपना पढ़ना शुरू किया सीएम गहलोत ने। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? शेयरिंग में कमी मत रखना। आपके लिए मुद्दे, आपके लिए जो बड़ी समस्याएं हैं, उनको न्यूज 7 राजस्थान समय समय पर लेकर के आता है,
विषय विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाता है ताकि हर चीज पर खुल करके चर्चा हो सके। कुल मिलाकर के यह है कि 3 घंटे से ज्यादा का आज बजट भाषण रहा, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा सीएम गहलोत ने। अब बात करते हैं कि साहब उम्मीदें क्या थी और मिला क्या। देखिए, अगर सीएम गहलोत के बजट भाषण की अब तक की बात करें, अपन 4 साल का जो बजट भाषण है उसकी अगर बात करें, तो राजस्थान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मामले में अब तक घोषणाएं बहुत की हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर के जो घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतरती हुई नजर नहीं आई हैं। लोगों का आकलन ये था, विषय चुनावी बजट है तो लोक लुभावन होगा, फ्री की रेबड़ियां ज्यादा बटेंगी, बहुत सारी उम्मीदें ऐसी थी। जैसे कुछ घोषणाएं ऐसी की गई जिनमें साहब फ्री बिजली वाला, अगर उस मुद्दे को हम देखें, फ्री बिजली में सबको ये उम्मीद थी कि शायद 200 या 300 यूनिट बिजली फ्री कर सकते हैं आम उपभोक्ता के लिए। उसमें थोड़ी सी कंजूसाई करके और सीएम गहलोत ने उसे 100 यूनिट तक सीमित रखा। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी। पेंशन को लेकर के यह अनुमान था कि शायद 1500 या 2000 किया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसको बढ़ा करके उन्होंने जो 750 या 500 रुपए था उसको बढ़ा करके अब 1000 कर दिया गया। बेरोजगारों को, क्योंकि सीएम गहलोत ने खुद ये कहा था कि इस बार का जो बजट है वो युवाओं को समर्पित होगा, युवाओं के लिए सब कुछ किया जाएगा। 1 लाख नई घोषणाएं की हैं कि साहब 1 लाख नई भर्तियां होंगी, 1,42,000 घोषणाएं हम भर्तियां जो है हम कर चुके हैं, बाकी परीक्षाएं चल रही हैं। 1 लाख घोषणाएं तो आपने की हैं, लेकिन इसको क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाए हो, क्लियर नहीं कर पाए हो किस विभाग में कितनी भर्तियां होना बाकी है या की जाएंगी। 30,000 सफाई कर्मचारियों के पद आपने सृजित कर दिए कि 30,000 नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अर्बन एरियाज में कम से कम सफाई का जो स्ट्रक्चर है वो सुधरेगा। लेकिन क्या ये 30,000 भर्तियां उन 1 लाख भर्तियों में शामिल की जाएंगी? आंगनबाड़ी केंद्रों की अगर हम बात करें कि साहब आंगनबाड़ी में 8,000 और भर्तियां की जाएंगी, 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। पिछले जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनमें से 75% आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो किराए के भवनों में और जर्जर अवस्था में चल रहे हैं। क्या उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं दिया जाना चाहिए था? बिजली के लिए आप कह रहे हो कि साहब 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, लेकिन बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तो आप सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हो, लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पा रही है, और आप कह रहे हो कि साहब और हमने ये राहत दे दी आपको। कुल मिलाकर के ये है, सिक्के के दोनों पहलू आपको देखने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, प्लस कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जिनको तो आप जल्दी पूरा कर दोगे। सबसे अच्छी घोषणा हमें वो लगी जिसको लेकर के हमने भी कई बार मुद्दा उठाया है कि साहब रोडवेज फ्री कर रहे हो ना आप बेरोजगारों के लिए, इससे अच्छा यह है कि इनके फॉर्म फ्री कर दो। और आज उसको लेकर के महत्वपूर्ण घोषणा सीएम गहलोत ने कर दी है कि आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप जितनी भी वैकेंसीज में फॉर्म भरते हैं उनमें आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो राहत वाली खबर है बेरोजगारों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेरोजगारी भत्ते को लेकर के कोई शब्द, कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया। उम्मीद ये थी कि शायद इंटर्नशिप वाली जो बाध्यता है उसको मुख्यमंत्री गहलोत हटा देंगे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। जल जीवन मिशन योजना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के हर घर नल वाली योजना है, महत्वपूर्ण योजना है सर। गांवों में चल रही है ये योजना, हर घर तक आपको नल पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, पेयजल की जो व्यवस्था है उसमें सुधार आपको करना है। लेकिन इसको लेकर के ज्यादा कुछ उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि इसमें जितना भ्रष्टाचार और घोटाला है ये आप भी मान चुके हैं और आपके उच्च अधिकारी भी मान चुके हैं। लेकिन इसको लेकर के भी आपने कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब विशेषज्ञों से हमने जानकारी ली तो पता लगा कि 2022-23 की जो बजट घोषणाएं थी उनमें 1550 से ज्यादा वादे घोषणाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री गहलोत ने की थी। उनमें से सिर्फ 350 घोषणाएं ही पूरी हो पाई हैं, धरातल पर उतर पाई हैं। बाकी ज्यादातर या तो पाइपलाइन में है या काम प्रोग्रेस पर है। तो क्या कुछ विजन लेकर के इस बजट को बनाया गया? क्या कुछ इसमें लीकेज निकल करके सामने आए? हमारे क्षेत्र को क्या कुछ मिला? पूर्वी राजस्थान के विधायकों की अगर मैं बात करूं ना तो सिर्फ वो मिला है जो राजस्थान को बड़े लेवल पर मिला है। स्पेशली अगर मिलने की बात करें तो वो मैं विस्तार से आपको जानकारी जरूर दूंगा। अच्छा, आपको मैं बताऊं, ज्यादातर योजनाएं राजस्थान में जो चल रही हैं वो चल रही हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है।
यानी राज्य सरकार की अपनी जो व्यक्तिगत योजनाएं हैं उनके बारे में रिपोर्ट अच्छी नहीं है। एक तो ये मैं क्लियर कर देता हूं। दूसरा, किसान की कर्ज माफी, हां बड़ा मुद्दा था जिसके दम पर यह सरकार सत्ता में आई थी। 10 तक गिनो, आपका कर्जा माफ हो जाएगा। आज तक राज्य सरकार यह कहती आई है कि साहब हमने सोसाइटियों का 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का किसानों का जो कर्जा है वो माफ कर दिया। सीएम साहब 8,000 करोड़ रुपए तो कम से कम सीएम, जब पूर्व सीएम थी वसुंधरा, तभी सोसाइटियों का कर्जा माफ कर गई थी, और 4,000 करोड़ जो बच रहा था वो आपने माफ किया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जे की सबसे इंपॉर्टेंट समस्या थी किसानों के पास में। आप ही के नेता राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि किसान को कर्ज मुक्त करना है। सोसाइटी कितना कर्ज देती है साहब? 10,000 20,000 से ज्यादा लोन किसी किसान को मिलता ही नहीं है सोसाइटी में। पहले भी आप घोषणा कर चुके हैं, अभी भी आपने अपने बजट में घोषणा की है कि 3,000 करोड़ रुपए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, लेकिन सोसाइटी के माध्यम से। कितना कर्जा दोगे सोसाइटी के माध्यम से? और जो केसीसी के ऋण में रिपटा हुआ किसान है उसको कैसे उभारोगे आप? ड्रोन वाली एक योजना पिछले बजट में आप लेकर के आए थे, उसको कितना अप्लाई आपने धरातल पर किया, मुझे बताइए। कई ऐसी चीजें हैं जिन पर आपका सवाल बनता है। एक और चीज, ईआरसीपी, बड़ा हो हल्ला है साहब, 13 जिलों को पानी मिलेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण योजना है। केंद्र अपना राग अलापता है, राज्य अपना राग अलापता है। ईआरसीपी 13 जिलों की महत्वपूर्ण योजना है। आज भी इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया। 1,000 करोड़ रुपए पिछले बजट में किया गया। जब ईआरसीपी अस्तित्व में नहीं है तो आप ये पैसा किस चीज पर खर्च कर रहे हो? सर्वे पर, डीपीआर बनाने पर, वर्क ऑर्डर पर, किस चीज पर खर्च करोगे? आप कितना ही पैसा खर्च कर लो, जब तक केंद्र सरकार इसमें हरी झंडी नहीं देगी, ये एक बड़ी राष्ट्रीय परियोजना है, तब तक आप कैसे कर लोगे इसको? कैसे कर लोगे आप इसको? लेकिन आपने उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा मैं बताऊं, अन्नपूर्णा फूड पैकेट बहुत बढ़िया योजना है, गरीब के लिए बहुत बढ़िया योजना है। एनएफएसए के लाभार्थी जो हैं वो अब छोटी छोटी अपनी घरेलू जो चीजें हैं, रसोई की जो चीजें हैं, तेल है, मिर्च मसाला है, नमक है, इनको अब एनएफएसए के माध्यम से, राशन डीलर के माध्यम से आप ले सकते हो। ये योजना पहले भी चल रही थी, नई नहीं है। लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा करप्शन ये था कि क्या इनमें क्वालिटी की चीजें मिल पाएंगी उपभोक्ता को? इस बात की क्या गारंटी है? किस तरह की दालें आप आंगनबाड़ियों में भेज रहे हो, ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, मीडिया से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बढ़िया योजना है, अगर ढंग से काम करा, मॉनिटरिंग रखी, क्वालिटी पर ध्यान, योजना है कि कम से कम उनको जहां राशन लेने जाएंगे वहां कम से कम इन चीजों का लाभ भी उसको मिल पाएगा, क्योंकि 130 से 140 अब सरसों का तेल। तो एक अच्छी योजना है, देखते हैं कितना धरातल पर उतरती है। फॉर्म फीस माफ कर दिया आपने, बहुत बढ़िया किया। एक बार रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट करवाएगा, उसके बाद उसको किसी भी वैकेंसी में वापस फीस नहीं देनी पड़ेगी। बात करते हैं किसान की। कर्ज माफी की मैंने आपसे बात कर दी। 2000 यूनिट तक बिजली का बिल उनको माफ कर दिया गया है। अब इसको भी स्पष्ट नहीं किया है सीएम गहलोत ने। दो चीजें आती हैं यहां पर। 1,000 रुपए का अनुदान जो आप किसान को दे रहे थे, यानी साल भर का 12,000 रुपए, क्या ये उससे अलग रहेगा? 2000 यूनिट जो आपने माफ की है, ये कहां से आया? पहले कब माफ कर रहे थे और कितना माफ कर रहे थे आप? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लेकर के क्लियरिफिकेशन होना जरूरी है। और सीएचए, जनाब एक शब्द नहीं बोला आपने। 2 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने की आपने कह दी है। 2 लाख संविदा कर्मियों को नियमित करने का प्रावधान तो है, लेकिन जो सीएचए, आपको मैं बता दूं, बजट पास होने के बाद आज, हालांकि अभी बजट पारित नहीं हुआ है, अभी इस बजट पर चर्चा होगी, बहस होगी, उसके बाद में इसमें कुछ पूरक मांगे भी शामिल की जाएंगी। बजट का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि अभी इस बजट पर चर्चा होगी, इस बजट में जो गलतियां हैं उनको सरकार सुधारेगी और जो पूरक मांगे हैं वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। लेकिन सीएचए ने आज ही हंगामा करना शुरू कर दिया। 28,000 सीएचए हैं, आपने कही थी इनको नियमित किया जाएगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी इनको लेकर के धरने पर बैठे थे और उम्मीद ये थी सीएचए को कि शायद हमको कहीं ना कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट में ही मर्ज किया जाएगा, लेकिन उसको लेकर के एक शब्द भी आज नहीं बोला गया। आगे बताता हूं मैं आपको, पूरे बजट में
राजस्थान इंडिपेंडेंट कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, इसको लेकर के कोई योजना, कोई विजन सीएम गहलोत ने पास नहीं किया। रोजगार कैसे बढ़ेंगे, महिलाओं को, कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्या फैसिलिटीज उनको दे सकते हैं, इसको लेकर के कोई पारदर्शिता इस बजट में शामिल नहीं की गई। खनन को लेकर के कोई नीति नहीं है, खनन को लेकर के कोई नीति नहीं है, जबकि खुद सीएम को यह पता है कि खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया का जो कार्यकाल है, उनका काम है, वो ज्यादा संतोषप्रद नहीं रहा है। ग्रीन सिग्नल मिलने के बावजूद भी बजरी खनन, पत्थर खनन, इसको लेकर के अब तक सरकार कोई निश्चित पॉलिसी नहीं बना पाई है और ये लोग माफिया के रूप में पनपते जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जिले वाला सवाल सबसे ज्यादा हास्यास्पद मुझे जो लगा ना, वो ये लगा, बड़ी जल्दीबाजी में इसको टाल गए सीएम गहलोत। बिल्कुल हमने कमेटी का गठन कर दिया, कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, रिपोर्ट तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन किसी को नाराज नहीं करना। समस्या तो यह है कि 60 से ज्यादा जिलों को बनाने की मांग रखी गई है, बना सकते हैं 6 या 7 या 8 मैक्सिमम, तो किसे खुश करें और किसी को नाराज करें, इससे अच्छा यह है इसको टाल दो। एक भी नया जिला बनाने की घोषणा आज के बजट में नहीं की गई है। उप तहसील और तहसील जो है वो बना दी जाएंगी, वो मेंशन कर ली गई है आज के बजट में। और जनता क्लिनिक कहां है जनाब, आपके जनता क्लिनिक? पिछले बजट में घोषणा की थी आपने, आम आदमी पार्टी ने फॉर्मूला चला रखा है दिल्ली में जनता क्लिनिक का, और उसी के दम पर आपने पिछले बजट में घोषणा की थी जनता क्लिनिक की। कितने जनता क्लिनिक जो हैं वो अप्लाई किए हैं आपने पिछले 1 साल में? हवा ही है, जनता क्लिनिक बने ही नहीं है। मुश्किल से 25-30 जो हैं वो बने हैं, बाकी इसके अलावा कोई जनता क्लिनिक की सौगात लोगों को नहीं मिली है। बेरोजगारी भत्ता 4500, 4000 से 4500 जो है वो हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन मिडिल सेशन में आकर के आपने इंटर्नशिप वाली कंडीशन रख दी बेरोजगारों के सामने। उम्मीद ये थी कि शायद इस बजट में इंटर्नशिप वाली जो बाध्यता है उसको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस बजट में बेरोजगारों के लिए एक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया कि आखिर क्या किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट है या और जो चीजें हैं वो तो ठीक है, चलती हैं, वो चलेंगी सर, वो तो योजनाएं हैं। डायरेक्टली इफेक्ट क्या पड़ता है वो ज्यादा मायने रखता है। मुझे कोई मतलब नहीं है आप कितने हॉस्पिटल बना रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है आप कितनी सड़कें और कितने पुल बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि मेरी जेब से कितना पैसा खर्च हो रहा है, आम आदमी तो उस पर ध्यान देगा। मेरे घर की रसोई कितनी सस्ती हुई है उस पर ध्यान देगा। तो कई बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो पहले तो मुझे ये बताओ। शेयरिंग बहुत कम चल रही है, मेरी टीम ये कह रही है बहुत कम शेयरिंग चल रही है, और इन्हीं मुद्दों पर आज खुल करके चर्चा करेंगे। आप लोगों के फोन भी लेंगे हम, और सबसे बड़ी बात है कि जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात भी करेंगे हम। तो एक एक करके मैं उनसे आपका परिचय भी करवाऊंगा और उनको आमंत्रित भी करूंगा जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं। तो उनसे जुड़ने का हम प्रयास करते हैं। और उम्मीद करता हूं आप लोग शेयरिंग में कोई कमी नहीं रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आपकी अपनी बातें हैं, आपकी अपनी समस्याएं हैं, आपके अपने मुद्दे हैं जो इस बजट चर्चा के माध्यम से आपके सामने क्लियर होंगे। आपको पता लगेगा क्या मुझे मिला है और क्या मुझे मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये जो बजट पेश हुआ है, इस बजट पर अभी चर्चा होगी, बहस होगी, और उसके बाद में फिर जो पूरक मांगे हैं वो रखी जाएंगी। तो ये भी एक बजट का नियम होता है। चलिए अब मैं एक एक करके अपने जो मेहमान हैं उनको आमंत्रित करता हूं और उनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस का पक्ष रखने, क्योंकि सत्ता में वही हैं और वो ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे कि साहब कितनी सौगातें मिली है हमको। और मैंने कहा था ना कि उम्मीद वो गाय है जो चारा पूरा खाती है, मगर दूध कितना देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो कांग्रेस से मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा जो पार्षद भी हैं, बेबाक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, मदन पचौरी जी। मदन सर आए और मुझे ज्वाइन करें न्यूज़ 7 राजस्थान के इस लाइव प्रोग्राम में। शेयर आप लोग करते रहना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। मदन सर स्वागत है आपका। और मदन जी बेबाक तरीके से जो है अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद इन्हीं के जो साथी हैं, व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, बिजनेसमैन हैं, आम आदमी का दर्द तकलीफ को समझते भी हैं और गहराई से उन बातों को जानते भी हैं, वेद मंगल साहब।
आए सर और मुझे ज्वाइन करें। कई बार पहले भी लाइव ले चुका हूं और खुल करके अपनी जो बातें हैं वो मीडिया के सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं। बेशक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और नमस्कार। और अब मैं बुलाना चाहूंगा अनिल दुबे साहब को। जी हाँ, एक वकील भी हैं, अभिभाषक संघ के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, आम आदमी की बात भी करते हैं और बीजेपी का पक्ष भी वो खुल करके रखते हैं। अनिल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और अब हमारे साथ हैं हमारे ही साथी और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बहुत लंबे समय से इन चीजों को देखते आ रहे हैं, बहुत गहराई से इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं। हमारे साथी पत्रकार पुरुषोत्तम जी अग्रवाल। पुरुषोत्तम जी आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए ताकि आपके भी जो तीखे और चुभते सवाल हैं वो हम इन विशेषज्ञों से जानने का प्रयास करेंगे। इधर आए सर। तो आज ये लोग हमारे साथ में जुड़े हैं और उम्मीद यही करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल करके सामने आएंगी। और अब मैं शुरुआत इस बात की करता हूं, 2023 का बजट, बिल्कुल मैं बुलाऊंगा उनको जरूर। कई सवाल ऐसे थे और 2023 के इस बजट की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें थी, देखा भी सुबह सब कुछ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, मदन भाई आपसे शुरुआत करूंगा, सुबह विपक्ष का जो रवैया था वो कितना सही था कि एक मानवीय भूल के लिए बार बार आप बजट सत्र में जो है कार्रवाई को स्थगित करवाना, और ये एक मेरे ख्याल से एक अच्छा मैसेज नहीं गया। ये देखिए, राजस्थान की जनता के सामने विपक्ष ने जो हंगामा किया वो बिल्कुल निंदनीय था, क्योंकि मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है और उसके लिए जो हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उसके लिए उनको कह भी दिया था कि ये मानवीय भूल है और किसी से भी हो सकती है। उसके बाद भी वो बार बार इसी बात पे अड़े रहे कि नहीं, विधानसभा को स्थगित की जाए। और वो एक तर्क दे रहे थे जिसका कोई उचित नहीं था। वो तर्क दे रहे थे कि जो राज्यपाल महोदय ने जो 11:45 का टाइम दिया है वो टाइम अब निकल चुका है, इसलिए ये विधानसभा रद्द की जाए। लेकिन हमारे आर्टिकल 138 में साफ साफ लिखा हुआ है, राज्यपाल महोदय ने उस पर टाइम नहीं दिया है, डेट दी है, उस डेट को और उस तारीख को विधानसभा होना अनिवार्य होती है। जो वाकई चल रही थी और वो 5 मिनट का वाक्य था जो हमारे माननीय सीएम साहब उस चीज के लिए कह चुके थे कि जो एक पेज है वो गलती से पिछला उसमें जुड़ गया। उस समय पिछले बजट की कॉपी भी रहती है तो माननीय भूल होती है। इसलिए जो विपक्ष डॉक्टर करोड़ीलाल जी ने अभी 3 दिन पहले एक अपनी सरकार को घेरा था, उसकी वजह से विपक्ष ने ऐसी भूमिका निभाई थी। बाकी विपक्ष तो है ही नहीं है, विपक्ष का तो मामला ही खत्म हो गया जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष जिन्होंने राजस्थान के लिए पूरा पिटारा खोल दिया, तो विपक्ष तो बचा ही नहीं, विपक्ष के पास कुछ कहने को है ही नहीं। तो वो तो डॉक्टर करोड़ीलाल जी के दबाव में विपक्ष ने हंगामा करा और वो अनलीगल था, उसका हाँ गलत इशू बनाया था, उसका कोई मतलब नहीं था। अनिल जी सर, आप तो वकील भी हैं, आर्टिकल 138 का हवाला दिया गया था, बेवजह क्यों उसको तूल दिया गया? तो वो एक मानवीय भूल थी। बिल्कुल, ये जैसा माननीय मदन जी पचौरी जी ने कहा कि मानवीय भूल है, निश्चित तौर पर अगर वो मानवीय भूल होती तो स्वीकार योग्य थी। लगातार वो 10 मिनट तक वो पढ़ते रहे, मतलब 1 मिनट अगर भूल होती ना तो 1 मिनट होती, 2 मिनट होती, वो लगातार 10 मिनट तक उसी पूर्ववर्ती पिछले साल के बाद वो उसको बजट को पढ़ते रहे। उनके बाद में उनके कान में जब महेश जोशी जी ने कान में बोला कि आप क्या कर रहे हो, जब महेश जोशी जी की बात को सुनने के बाद में जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, वो उन्होंने गलती खुद ने नहीं सुधारी, वो महेश जोशी जी ने उन्होंने बताया था, मुख्य सचेतक जी ने, कि आप ये गलती कर रहे हो। यदि ये मुख्यमंत्री इस तरह का व्यक्ति अगर इतनी बड़ी गलती करे तो वास्तव में ही ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और वास्तव में ही अगर जैसा कह रहे हैं इतनी बड़ी मानवीय भूल नहीं हो सकती। अगर मानवीय भूल होती तो 1 मिनट के अंदर होती, वो 10 मिनट तक लगातार भाषण पढ़ रहे थे। पुरुषोत्तम जी, जबरदस्ती खींचा गया उस मामले को, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो जवाब सवाल आए हैं वो ये निकल करके आए कि साहब जो 18,000 LED पर और 40,000 से ज्यादा प्रसारण जहां किया गया था, शायद कहीं ना कहीं काम गहलोत साहब का था और उसको बनाने की प्रयास जो है वो बीजेपी कर रही थी। ये सही है कि इसमें जो है ना पूरी तरह राजनीति की गई, इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं था जो बनाया गया। लेकिन ये है कि
क्योंकि मुख्यमंत्री जी की उम्र भी बहुत ज्यादा है, तो क्या है इस हिसाब से मानवीय भूल स्वाभाविक है। और क्या होता है कि एक पन्ना वो जो शुरू का अभिभाषण होता है वो पिछला उन्होंने भूलवश रख लिया था उस फाइल में, और उस पर नहीं, और माफी, और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि और स्पीकर ने भी माफी मांग ली। सभी ने, इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन इसे विपक्ष ने, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा था ही नहीं विपक्ष के पास, इसलिए उन्होंने जो है इस मुद्दे को, क्योंकि जितना बजट लेट होगा उतना पब्लिक में जो है ना मैसेज गलत जाएगा, इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा उन्होंने हंगामा किया। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, और मैं ये चाहता हूं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदली, कितनी बदली वो देखना पड़ेगा। बेसर बिजनेसमैन भी हैं और कांग्रेस की रीति नीतियों में बिलीव भी आप करते हैं। बहुत सारी उम्मीदें लोगों को थी, साहब आखिरी बजट है, चुनावी बजट है, तो शायद हो सकता है मुफ्त की रेवड़ियां ज्यादा मिले और सब कुछ मिलेगा, सारी सौगातें मिलेंगी, जादूगर का पिटारा खुलेगा। क्या कुछ मिला, सही बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और डेवलपमेंट के मामले में। डेवलपमेंट के मामले में जितना राजस्थान को के लिए किया है और आज जो बजट में दिया है वो ऐतिहासिक है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। क्योंकि चाहे आप चिरंजीवी योजना ले लो, चाहे जो है आप जैसे महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, 50% की छूट दी किराए में, स्टूडेंटों को उन्होंने आना जाना फ्री किया है 75 किलोमीटर का, और आवास भी जो है फ्री करेंगे, और जो है फीस भी उन्होंने ये बताया कि एक ही लगेगी फॉर्म भरने की। तो हर चीज को उन्होंने नापा तोला है और उसको छुआ है, ऐसी कोई चीज नहीं है। और रहा जैसे क्षेत्र का सवाल है, तो वजीरपुर को औद्योगिक क्षेत्र दिया है, बिल्कुल, और गंगापुर को बहुत बड़ी सौगात दी है जो शायद आप लोगों के नोटिस में नहीं आई है। गंगापुर सिटी को एक ITI कॉलेज दिया है, जो यहाँ गंगापुर सिटी के नाम से है। आप देखिए उसको, बजट को, और अभी बजट पढ़ने के बाद पता लगेगा कि क्या क्या दिया है, किस क्षेत्र को, किस विधानसभा क्षेत्र को क्या क्या दिया, क्या मिला है। कुल मिला के मैं जहां तक समझता हूं, हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए या किसान के लिए, कृषि के लिए ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो गहलोत साहब ने छोड़ा हो, उन्होंने दिया है। अब उसमें बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। ERCP, अभी आप कह रहे हैं CRCP, जो उस पे जो ERCP पे 13,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने रेवड़ियां नहीं, मतलब इसलिए नहीं दिए, उन्होंने ये केंद्र को ये चश्मा दिखाया है कि आप नहीं देंगे, आप इस योजना को लागू नहीं करेंगे तो हम हमारे दम पर इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। अब वो सक्सेस कितने होंगे ये तो है भाई, साथ तो दिखाना पड़ता है। बिल्कुल, केंद्र अगर साथ नहीं दे रहा है, जज्बा दिखाया तो मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। इसके बाद भी जैसे पूर्वी राजस्थान की उपेक्षाएं होती हैं और सदैव होती रही है, तो मेरा मानना यह है कि पूर्वी राजस्थान के जो 13-14 जिले हैं उनके प्रतिनिधियों को एकजुट होकर के नहीं, और अपने क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के विकास के लिए मुद्दे रखने चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और योजनाओं को लागू करवाना चाहिए। अन्यथा जो है पिछड़े तो रहेंगे ही पूर्वी राजस्थान के लोग। ये अच्छा, एक दर्द व्यक्त किया है मंगल साहब ने कि साहब पूर्वी राजस्थान जिन्होंने 4-5 विधायक कांग्रेस को दिए हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी हम हाशिए पर हैं, उतनी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। हाँ मदन भाई, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पूर्वी राजस्थान से हमारे गंगापुर सिटी के लाडले विधायक, अभी जो विधानसभा सत्र चला था, उनका प्रश्नकाल लगा था, उसमें उन्होंने अपनी पूर जोर से जो ERCP के मुद्दे पे बोले थे, जिसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल गया है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर नेता दमदार नहीं है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश जी मीणा विधानसभा में पूरे जोर से अपने पूर्वी राजस्थान की आवाज उठाते हैं, जिसका रिजल्ट आज देखने को मिल गया। ERCP के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो बजट घोषणा की है, हमारे माननीय विधायक महोदय की दम पे की है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अनिल जी, मुस्कुराहट चेहरे पर आ रही है कि सब कुछ बढ़िया मिला है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, और सब कुछ सब हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है। नहीं, निश्चित तौर पर बजट के बारे में, लेकिन जैसा वो बोला मदन जी ने, निश्चित तौर पर हमारे गंगापुर सिटी और हमारा जिला सवाई माधोपुर मुख्यमंत्री की सौगातों से वंचित रहा है। और पूर्वी राजस्थान को तो मान लीजिएगा कि हमारे को तो एक प्रकार से दृष्टि से देखा जाता है। और मेरा मानना तो ये भी है कि अगर सरकार चाहे
नहीं ईआरसीपी पे 13,000 करोड़ देते नहीं, अभी केवल क्या है कि अभी तो चुनाव लास्ट चुनावी बजट था ना, अभी घोषणा की और क्रियान्वयन होने में समय लगेगा। और जब क्रियान्वयन होने में समय लगेगा, आपने देखा होगा कि शायद गंगापुर सिटी में दौसा गंगा जयपुर रेलवे आज से करीब 20-25 साल पहले घोषणा हुई थी, शायद क्रियान्वयन 2023 या 24 में लगभग गाड़ियां 96 में, मतलब 20 साल से ऊपर हो गए, शुरू अब हुई है। तो ऐसी घोषणा करने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन क्रियान्वयन होने में समय लगता है। दूसरा उन्होंने बोला, विधायक साहब ने निश्चित तौर पर विधायक साहब ने बोला नहीं बोला, किसी बोल नहीं सकता, नहीं विधानसभा में बोला नहीं बोला, मैं इसके ऊपर तो बोल नहीं सकता। लेकिन हम विधायक साहब ने ये भी बोला था मैं गंगापुर सिटी को जिला बनाऊंगा, और मेरे ख्याल से वो उन्होंने जिले बनाने की आवाज विधानसभा में इतने पुरजोर तरीके से नहीं उठाई। ठीक है। और मेरा मानना है कि मैंने हमेशा एक बार पहले भी डिबेट में बोला कि गंगापुर सिटी जो विधायक है ना, जो क्योंकि सरकार 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार थी, शुरू से 5 साल से अस्थिर सरकार है, बहुमत नहीं है इनको पूरा स्पष्ट, और माननीय स्थानीय विधायक और अन्य विधायकों की कृपा दृष्टि पर ये सरकार 5 साल चली है। यदि ये माननीय विधायक साहब अगर दमदारी से आवाज उठाते तो हो सकता है कि जिस प्रकार से करौली को जिला बनाया था, ऐसे गंगापुर सिटी को अगर वो जिला बनवा सकते थे। लेकिन उन्होंने शुरू से घोषणा कर दी थी कि अशोक गहलोत को अगर मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं साथ में रहूंगा, सपोर्ट करूंगा। सचिन पायलट के खिलाफ उन्होंने खुल के बोला था। आज भी उनके, ठीक है अशोक गहलोत जी बन गए उनकी, लेकिन आज भी वो अपने गंगापुर सिटी के क्षेत्र की उपेक्षा में ही रहे। और मेरा मानना है कि 5 साल जो विधानसभा में विधायक साहब को निकला, वो ऐसा नहीं है जिसको याद किया जाए। चलिए पुरुषोत्तम सर, वो कह रहे हैं साहब सब कुछ मिला है, हर वर्ग को छूने का प्रयास किया, ये कह रहे हैं साहब चुनावी बजट है, केवल लोक लुभावन है, बाकी धरातल पर आने पर पता लगेगा कि असलियत है क्या। पहले तो मुझे बताइए पुरुषोत्तम सर, पिछले साल की जो बजट घोषणाएं थी, क्योंकि जब हमने एनालिसिस किया तो पता लगा कि साहब 1550 से ज्यादा घोषणाएं की, उनमें से सिर्फ 350 घोषणाएं ऐसी हैं जो पूरी हो पाई है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कभी भी सीएम गहलोत के बजट पर फोकस नहीं रहा। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो सभी राजनीतिक पार्टियों का काम है। ठीक है। चुनावी वर्ष में जो बजट बताया जाता है उस पर मात्र उन्हीं पर फोकस ज्यादा रहता है, जिससे वोट मिल सके। जैसे इन्होंने जो है छात्रों को दिया, महिलाओं को दिया, वृद्धों को दिया, तो ये सब तो ये क्रियान्वित कर देंगे आसानी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही खाद्य सुरक्षा वालों को ये जो है निःशुल्क एक किट है वो भी देंगे। तो ये सारी जिससे मतदाता प्रभावित हो, बिजली है, पानी है, जिसमें मतदाता प्रभावित हो रहा है वो तो सारे काम होंगे। लेकिन जो ये डेवलपमेंट वाले हैं, जो जैसे पिछली बार भी स्टेट हाईवे बोला था कि यहाँ पे डिप्सिया रोड पे जो है स्टेट हाईवे बनेगा, महान से महान तक, नादौती तक बनेगा, तो वही घोषणा अब फिर हुई है। हाँ, ऐसे ही ITI कॉलेज पहले से चल रहा है। हाँ, ये पहले उसकी हाँ, ये दूसरा हाँ, नहीं, ये बजट में इसका क्लियर नहीं किया गया। कॉपी है, आपको क्लियर मैं दिखा दूंगा। चलिए, और ITI जो कॉलेज चल रहा है वो ITI कॉलेज के भवन बहुत बड़ा है, मैं खुद देख के आया हूँ। हाँ, लेकिन उसमें बजट में क्लियर नहीं है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए है, जनरल के लिए क्या है, पहले बार। और तीसरा, ये इस बार भी बजट में ऐसी बात नहीं है, चंबल के लिए करोड़ों हजारों करोड़ रुपए दिया है। बिल्कुल 4600 के ऊपर हाँ, पहुंच गया मामला। लेकिन पहले हमने चंबल की यहाँ पर वो क्या कहते हैं यात्रा देखी है, मटकी ले जाते हुए लोग बाग चंबल का पानी लेके गए, वो पानी कहाँ गया मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पानी अब तक घरों में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उसका जवाब वकील साहब तो कहने का मतलब है जो जनहित से जुड़ी मुद्दे हैं, जैसे बिजली का है 100 यूनिट माफ करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, और वृद्धों के लिए पेंशन बढ़ाएंगे, और सारे जो है हाँ वो भी सब होंगे, वो काम होंगे। लेकिन जो है डेवलपमेंट से संबंधित है उसमें टाइम लगेगा, उसको धरातल पे आने में अभी अगला कार्यकाल जब अगर संभवतः आया तो उसमें धरातल की पूर्ति हो सकती है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ। नहीं, वो IIT कॉलेज गंगापुर, नहीं आपकी हाँ, नहीं वो ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन कुछ और चीजों की। पिछले बजट में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं थी सर जो धरातल पर नहीं आ पाई हैं, उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि रोडवेज में 50% महिलाओं को, यानी आधी
वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। 50% उनको छूट मिलेगी। रोडवेज तो खुद घाटे में चल रही है। वसुंधरा के टाइम 5600 रोडवेज की बसें हुआ करती थी, जो घट करके अब 3200 रह गई। सर, मैं आपकी 3200 नहीं, मैं अभी पूछूंगा आपसे, 3200 रह गई। आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बजाय आपने बसों पर पैसा खर्च नहीं किया, आपने बसों की स्थिति सुधारने पर पैसा खर्च नहीं किया, और आप कह रहे हैं हाँ 1000 खरीद रहे हो तो भी आपकी 4200 होती हैं, जबकि उस समय 5600 चल रही थी। एक बात। दूसरी बात, पहले ग्रामीण लोक परिवहन बस सेवा चला करती थी। लोगों को जो गांव ढाणी से जोड़ने की जो लिंक परिवहन सेवा थी वो आपने बंद कर दी। इन चीजों को लेकर के राजस्थान रोडवेज की नहीं सर, नहीं सर, बसें चल रही है। नहीं सर, बहुत गिनी चुनी है। ग्रामीण रूट पर सारी बसें बंद हो चुकी हैं लगभग। और एक सबसे अच्छी बात ये गई जो मुझे अच्छी लगी, एक तो ठेका प्रथा को बंद कर दिया। ठेका प्रथा बंद करके और संविदा कर्मियों को नियुक्त कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा 2 लाख को। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हमेशा गहलोत सरकार पर सवाल क्यों उठते हैं? माधोपुर का रोपवे पिछले बजट में घोषणा हुई, आज तक धरातल पर नहीं उतरा। 25 किलोमीटर तक पहले नगर परिषद क्षेत्र में था, अब उसको बढ़ा करके 35 किलोमीटर आपने कर दिया कि यहां तक कि आप सड़कों का निर्माण कर दोगे। सड़कों की स्थिति तो राजस्थान में बदतर है, आप भी जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? भाई अब इसके लिए क्या है कि एक ही माध्यम होता है पैसे की आमद, और आमद जो है कुछ केंद्र से मदद मिलती है, कुछ योजना जैसे सड़क के लिए मेन रूप से जो है केंद्रीय योजनाएं होती हैं, और केंद्र में विपरीत सरकार बैठी हुई है, तो निश्चित रूप से वहाँ पैसे के आवंटन में भेदभाव होता है। अच्छा, ये बार बार गहलोत साहब आरोप लगाते रहे, ढंग से आता भी नहीं है, पूरी तरह से आता नहीं है। आज आप ये देखियो 3 दिन का उत्तर प्रदेश में औद्योगिक मेला कितने लाख करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ यूपी में स्थापित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी वहां पर जाकर के नीर उसका ओपनिंग कर रहे हैं। तो कभी राजस्थान में किया है क्या ऐसा? पूरे 5 साल में विपरीत सरकार है, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के यहाँ राजस्थान में किया है क्या? या कोई उनको लगाव है क्या? गुजरात में गए क्योंकि वहां उनकी सरकार है, यूपी में जा रहे हैं, जहां जिनकी सरकार है वहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री, किसी दूसरे कांग्रेस सरकार के उसमें जाकर के नहीं, और विकास की योजनाओं का कोई उद्घाटन कोई किस तरह से किया है। तो बहुत बड़ी बात होती है। गवर्नमेंट को चलाना वो ठीक है, अपने दम पे जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, कुछ शेष रह जाता है उसको आगे के लिए कर देते हैं। ये चलिए कुल मिलाकर के अच्छा लोग शेयर कर रहे हैं। 1 मिनट सर, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लोग दबा करके शेयर करना है, जितना हो सके उतना जुड़े। और आपको अभी एक फोन नंबर भी हम जारी करेंगे ताकि आप भी अपने सवाल हमारे पास भेज सकें और इनसे जानने का प्रयास कर सकें कि क्या कुछ है। मदन भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे सड़कों को लेकर के बात कर लें, छुपी हुई नहीं है, मीडिया भी जानता है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि साहब सड़कों की स्थिति राजस्थान में सबसे ज्यादा बदतर रही। बार बार किसी भी चीज के लिए केंद्र सरकार को टोकना, थोपना, आरोप लगाना, ये कितना सही है? आप अपना कितना अंशदान दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हमारी राजस्थान सरकार की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की योजनाओं को शाबाशी तो दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल हर योजना की सराहना करते हैं और गहलोत मॉडल बताते हैं। तो फिर गहलोत साहब का साथ क्यों नहीं देते हैं? गहलोत साहब को, राजस्थान सरकार को पैसा क्यों नहीं देते हैं? जैसे वो यूपी में, जैसे वो गुजरात में अपना कदम बढ़ाते हैं, आगे से आगे योजनाओं को पैसा देते हैं। यानी पैसे देने के लिए तो अदर स्टेट और कॉपी करने के लिए राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार। तो ये दोहरी नीति आपके सामने है, पूरा देश देख रहा है कि कोरोना में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा गुड गवर्नेंस दिया था, वो पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। लेकिन मोदी जी सिर्फ बातें कर रहे हैं, गहलोत साहब की सराहना कर रहे हैं, लेकिन देने को ठेंगा। तो ऐसे काम नहीं चलता है। काम जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसकी आप सराहना कर रहे हैं, जिसके रोल मॉडल को आप दूसरे स्टेटों में, आपकी जो सरकार है उन स्टेटों में आप उनको लेके जा रहे हो, तो फिर इस सरकार को, इस गहलोत मॉडल को भी तो कुछ दो, जिससे और भी ज्यादा अच्छा हो, और भी ज्यादा और स्टेटों में वो चीजें पहुंचे और देश उन्नति करे। तो उनकी भी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बाबाई लूटने के लिए और सिर्फ जनता को अपनी आवाज सुनाने के लिए बातें नहीं करें, और इस देश के लिए, इस स्टेट के लिए, राज्य सरकार के लिए, हमारे गहलोत मॉडल के लिए भी कुछ करें। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए वही बात आती है कि
जब विपरीत सरकारें होती हैं तो कहीं ना कहीं उठापटक चलती रहती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ज्यादातर राजस्थान में जो योजनाएं चल रही हैं, अदर स्टेट्स में जितनी भी योजनाएं चल रही है, उनमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी से ही बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। चाहे जल जीवन मिशन योजना की बात कर लें, अमृत योजना की बात कर लें, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अमूमन योजनाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो देनी ही पड़ेगी। नहीं अभी नहीं ये नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे राज्य सरकार नहीं अब मदन भाई अब यहाँ नैतिकता पे मत आओ आप। सुनो सर, यहाँ नैतिकता पे मेरी बात सुनो। बिल्कुल ये एक ऐसी चीजें हैं, जल, सड़क, जल बिजली, मिशन का काम को रोकना ये सेंट्रल का हो सर या रोकने की नहीं कह रहा हूँ, आपकी राज्य सरकार उसमें भी मॉनिटरिंग ढंग से नहीं कर पाई है। तगड़ा भ्रष्टाचार हुआ जल जीवन मिशन योजना में। देखिए मैं जो राज्य सरकार का मैं होता है, वो राज्य सरकार नहीं हो पाई है। मैं आपको इस देश के हालात बता देता हूँ, और मैं इतना बड़ा अर्थशास्त्री और वो तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं समझता हूँ उतना बता देता हूँ। इस स्टेट में या इस देश में प्लानिंग जो है ना, वो तो 1 घंटे में हो जाती है, ठीक है, और जो उस पे वर्क है ना, उसमें बरसों गुजर जाते हैं। तो 1 रुपए की चीज वो वहां आते आते 10 रुपए की हो जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। आउट ऑफ कंट्री में प्लान बनाने में बरसों निकल जाते हैं और काम करने में 6 महीने में निपटा देते हैं। तो अपने यहाँ का जो कल्चर है और विदेशों का कल्चर है, वो बिल्कुल अपोजिट है। इसके लिए चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, इसके लिए सोचने का विषय है और सोचना भी चाहिए। इस चीज कॉम्बिनेशन जरूरी है, कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। केंद्र आप लोग पैसा नहीं दे रहे हो और भेदभाव करते हो राज्य सरकारों से। जितना गुजरात को दे रहे हो, यूपी को दे रहे हो, उतना ध्यान आप जो है राजस्थान पे नहीं दे पा रहे हो। जबकि बहुत सारी बड़ी जो परियोजनाएं हैं उनमें तो राज्य सरकार फेलियर नजर आ रही है। जल जीवन मिशन, अमृत योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। केंद्र सरकार का तो बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, बट गड़बड़ कहाँ हो रही है, गफलत कहाँ है? देखिए अजय जी, जितना भी अगर केंद्र सरकार बजट नहीं देती, आवंटन नहीं करती, तो गहलोत साहब घोषणा नहीं कर पाते। बजट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो गहलोत साहब का आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का विश्वास नहीं जीत पाए, मेरा मानना यह है कि अशोक गहलोत जी स्वयं अपने जो है ना आला कमान का ही विश्वास नहीं जीत पाए। आज विधायकों का भी नहीं जीत पाए, और उन्होंने 3 बार अपने आला कमान को आंखें दिखा चुके हैं। आज मान लीजिएगा, और ये जितना भी है ना स्थिति, जब खुद अपनी जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जब आप उनको ही आंखें दिखा सकते हैं तो उनकी भी आलोचना कर सकते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री की आलोचना करना तो आपके लिए बहुत छोटी बात है। दूसरी वाली बात, आपने कहा कि किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री की आलोचना जवाब देंगे इनको। किसी भी राज्य में आपने बोला, अभी इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश में 17 लाख करोड़ का हो रहा है इन्वेस्टमेंट। निश्चित तौर पर हो रहा है, क्योंकि किसी भी राज्य में किसी भी व्यापारी को पैसा लगाने के लिए उसको शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। लेकिन आज देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में दंगे वगैरह, गुंडागर्दी, लगभग 24 करोड़ की आबादी वाला, वहां का मॉडल तो अब राजस्थान अपना रहा है। 24 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला स्टेट है। आज वहां पर शांति है, गुंडे भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के। उल्टी स्थिति ये हो रही है। आज अशोक गहलोत जी खुद कह रहे हैं कि वहां का जो मॉडल है ना, यूपी का मॉडल खुद अपना रहे हैं। इसलिए जब वो यूपी का मॉडल अपनाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट अपने आप होगा। और जैसे भी आपको मालूम हो, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बोलते हैं कि अडानी, तो आपको मालूम, अडानी जी को अशोक गहलोत जी ने बुलाया और उनको मंच दिया और कहा कि अडानी जी से कहा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अशोक गहलोत जी ने तो राहुल गांधी जी को भी आंख दिखाते हुए अडानी जी को बुलाया और उनसे इन्वेस्टमेंट करने की अपील कर रहे हैं। उनको अपने कोयले की लीज, कोयले खान वगैरह सब प्रकार के देने का, आप उनका उपयोग कीजिएगा, राजस्थान में आप उद्योग लगाइएगा। पुरुषोत्तम सर, ये राज्य का और केंद्र सरकार का जो इशू है बार बार उठता रहता है, साहब ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि बस आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है और भुगतान फिर जनता को भुगतना पड़ता है। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो आज की बात नहीं है। मैं लगभग ये 40 साल से यही राजनीति देख रहा हूँ कि जो भी केंद्र में होता है, जहाँ डबल इंजन है, जिस प्रदेश में केंद्र वाली सरकार है, वो प्रदेश का तो बहुत अच्छा विकास हो जाता है। और जहाँ सिंगल इंजन है, यानी कि दिल्ली में अलग सरकार है और यहाँ अलग है, वहाँ पर विकास में क्या है, रोडे जो है होते रहते हैं। ये तो एक राजनीतिक रूप से लड़ाई परस्पर जारी रहती है। और मैं अभी दर्शकों को एक सूचना और देना चाहूंगा। गंगापुर सिटी के लिए उदय कला में पुलिस चौकी की घोषणा हुई है। हाँ बिल्कुल। और नंबर 2 नारायणपुर से सपोटरा और मीनापाड़ा नारायणपुर
सपोटरा 12 किलोमीटर सड़क हुई है और एक स्टेट हाईवे और जो है नादौती खंडी रेंडायल गुजर वो 3 एक स्टेट हाईवे की सौगात भी दी है और एक सावित्री बाई फूले कन्या छात्रावास और स्कूल वो गंगापुर सिटी का नामजद जो है बजट भाषण में उसको दिया है। और इसके अलावा नवीन ITI भी दिए और साथ में जो है एक जो है जो चंबल परियोजना है उसके लिए भी हजारों करोड़ दिया है। तो कहने का मतलब है दिया तो है, चुनावी वर्ष में बहुत कुछ दिया है, लेकिन हाँ बजीरपुर को एक ITI वो मतलब रिको दिया है वहाँ। तो कहने का मतलब है बस ये धरातल पर काम कितना होता है ये अब जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है विधायक महोदय की कि वो जो है पीछा करके और 2-4-6 महीने में चुनाव से पहले इन सबको धरातल पर पूरा कराए तब तो इसमें। अच्छा, फिर वही बात आती है निकल करके मंगल सर और मदन जी कि घोषणाएं तो आप कितनी भी कर दो, क्या जा रहा है घोषणा करने में, तो क्या जा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए सर, वही बात आती है, पिछले साल की घोषणाएं तक पूरी नहीं हो पा रही हैं और आप फिर नई घोषणाएं करे जा रहे हो। बताया ना सर, घोषणाएं कोई ये कोई पान की दुकान नहीं है कि जहाँ पे पान खाया और बोल दिया कि यहाँ से ओवरब्रिज निकलेगा। ये ऐसी घोषणाएं नहीं है, ये ऑथेंटिक घोषणाएं, ये बजट की घोषणाएं, ये कोई चलते फिरते बजट की नहीं, पिछले साल भी बजट की घोषणाएं थी मदन भाई, वो पूरी नहीं हो पाई है। उसका भी जवाब दे रहा हूँ। एक तरफ हमारी राज्य सरकार सिंगल खड़ी हुई है, अच्छा 2 साल से कोरोना की मार झेल रही है, राज्य के पास पैसा नहीं है, उसके बाद भी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं वो निरंतर हर योजना पे कार्य कर रहे हैं, हर योजना का बजट अलॉट कर रहे हैं, हर योजना के लिए तत्पर हैं। आप मुझे बताओ कौन सी घोषणाएं हैं जो नहीं हुई है। हो सकता है लेट हो गई है लेकिन काम जरूर चल रहा है। 2 साल से आप बताओ कोरोना की क्या स्थिति रही है, आप राजस्थान की और पूरे देश की क्या स्थिति रही है, उसके बाद भी राज्य सरकार अपना काम कर रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, नहीं बिल्कुल मैं आप पर आता हूं, एक बात मैं आपको बता दूं, RBI का ये कहना है कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य का खर्चा चलाने के लिए अपनी GDP का 30% से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकती। राजस्थान सरकार वो है जो अपनी GDP का 53% कर्जा दिसंबर 2022 तक ले चुकी है। यानी अभी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए और कितना कर्जा राजस्थान सरकार को लेना पड़ेगा, एक तो ये सोचने का विषय है। दूसरी बात, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं? 100 यूनिट बिजली आप फ्री तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि आप बिजली का प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। जिस रोडवेज में आप 50% महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात दे रहे हैं, आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आपने उस रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए अब से पहले कितने प्रयास किए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा। घोषणाएं हैं, घोषणाएं चलती रहेंगी। क्या कहना चाहोगे? घोषणाएं हैं, कितनी क्रियान्वित होती है वो होनी भी चाहिए। अब आपको मैं एक याद दिला दूं कि शायद पहले या दूसरे बजट में यह प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। और हम हमारे लिए तो प्रयास कर ही रहे हैं, बहुत वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हुई। उसमें एक चीज थी कि जनप्रतिनिधि और भामाशाहों से, तो वो उन्हें कौन करता उन प्रयासों को? जनप्रतिनिधि करते। तो जनप्रतिनिधि और भामाशाहों मिलकर के और उस ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर भामाशाह मिल जाए, उद्योगपति मिल जाए और दानदाता मिल जाए तो कुछ भी खड़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ योजनाएं ऐसी है, लेकिन जो बजट की जो घोषणा है और जो योजनाएं जो लागू की है वो आदमी के मूल जीवन को ज्यादा छूती है। उनको तो पूरी तरह से अमल में लाने का प्रयास किया गहलोत ने। अब स्ट्रक्चर, विकास और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सड़कें चाहे यहाँ शहर की हो या जिले की हो या हाई लेवल की हो, सब जो है धराशायी है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे मंगल सर, हमारी 2-3 बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी। एक तो डिबशा में 2017 में खेल स्टेडियम का, और वो बहुत बड़ा खेल स्टेडियम था जिले का, नहीं मैं बिल्कुल खेल स्टेडियम। बाद में जब विधानसभा में सवाल उठा तो कह रहे कि साहब 2017 में उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है किसालगढ़ परियोजना, मैं ये कह रहा हूं भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। अगर इसको अप्लाई किया जाए और अमल में लाया जाए तो इसके लिए कोई बजट नहीं मांगा गया, ना कोई बजट अब तक आया गया। कछुए की गति से ये काम चल रहा है। सीसीटीवी कैमरे हो, सौंदर्यीकरण हो, सौंदर्यीकरण तो आज तक विधायक महोदय को यही नजर नहीं आया कि हम कितने तो सेंट्रल पार्क लेकर के आ रहे हैं,
कितने गंगापुर के लिए और काम कर रहे हैं। सीवरेज वालों ने जो काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है सर, कि किस तरह चैम्बरों की कंडीशन है, क्या सड़कों की कंडीशन है, इसको लेकर के बार बार वो ठीकरा नगर परिषद के माथे फोड़ देते हैं। ये चीजें कैसे होंगी सही? लगभग 20 योजनाएं ऐसी हैं जो गंगापुर क्षेत्र के लिए चल रही हैं, लागू हैं या लागू होनी चाहिए। चाहे वो कुशाल लेक परियोजना हो, चाहे वो खेल स्टेडियम की हो, चाहे जो है धुंधेसर को पर्यटन में शामिल करने की हो, चाहे रिंग रोड बनाने की हो, चाहे जो है मतलब इस तरह के जो है लगभग 20 वो हैं मुद्दे। उन पे एक पार्क स्थापित नहीं हुआ पूरे 5 साल या 10 साल में। तो किस तरह से डेवलपमेंट अपन करना चाहेंगे क्षेत्र का, आप ये बताइए। नहीं पर विजन तो हो सर, विधायक का तो विजन हो, विधायक तो कुछ अप्लाई करे इसमें कि सर मुझे एक चाहिए। क्या प्रयास नहीं किया होगा विधायक? सर मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। स्टेडियम के लिए माननीय विधायक महोदय ने अभी विधानसभा में बिल्कुल मुद्दा उठाया, पूरे जोर शोर से उठाया, और मंत्री महोदय से ये सवाल पूछा कि जो गंगापुर सिटी के अंदर जो स्टेडियम अलॉट हुआ है उसमें आपकी बनाने की मंशा है या नहीं है, यस और नो में बात करी। तो आप पहले तो ये आरोप नहीं लगाएं कि विधायक महोदय कोई बात ही नहीं करते। उनका जो तरीका था विधानसभा में अपनी बात रखने का, मैं कहता हूं कि मुझे गर्व है इस गंगापुर सिटी का, मैं बासिंदा हूं, और इस गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा विधायक विधानसभा में बैठे हैं, जिन्होंने उस मुद्दे को इतने जोर शोर से यस नो में पूछा, जिसका मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि मेरे नोटिस में इतना है कि वहां पे खेल स्टेडियम अलॉट हो गया है और उसके काम के लिए गए थे तो कोई कोई रास्ते का विवाद था जिसके लिए डिस्कस डिपार्टमेंट ने किया नहीं था। तो उसके लिए माननीय विधायक महोदय ने मंत्री जी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह दिया है कि मेरे क्षेत्र के अंदर स्टेडियम बनना चाहिए और जो भी कोई समस्या है उसको मैं बैठ के सॉल्व कराऊंगा और जल्द से जल्द उसका पैसा अलॉट किया जाए। तो ये बार बार आप जो कहते हो ना सर, बनना चाहिए। नहीं, एमएलए साहब ने कहा है मंत्री महोदय को कि मुझे इस रिटर्न में इसका जवाब चाहिए, और वापस जो आपने जो बजट दूसरी तरफ भेज दिया उसको वापस नए तरीके से अलॉट करके और गंगापुर विधानसभा के अंदर स्टेडियम बनाया जाए। ठीक है। दूसरा, बार बार आप विधायक महोदय के लिए कह रहे हो, अरे विधायक महोदय ने क्या नहीं किया इस गंगा। सर देखिए, नहीं मदन भाई, आप व्यक्तिगत विधायक पर ना लें। मेरा कहने का मतलब ये है विकास की वो योजना है जो ठंडे बस्ते में। मैं योजनाओं की बात कर रहा हूँ। मैं झूठी तारीफें, झूठे पुल, वो नहीं, मुझ पे जो है वो मैं खुद ऐसे नेचर का आदमी हूँ कि मैं झूठी तारीफें बिल्कुल मुझे ना पसंद है ना मैं करता हूँ। मेरे से आप बात करो तो आज गंगापुर नगर परिषद है, तभी तो सिवरेज की बात कर रहे हो आप, तभी तो आप एलएनटी की बात कर रहे हो। अगर ये नगर परिषद नहीं होता और ये नगर पालिका होती तो आप सिवरेज की बात करते। अब आप ये कह दोगे कि नगर परिषद विधायक ने बनाया है? मेरी बात सुनो आप। नगर परिषद आया तभी तो सिवरेज के प्रोजेक्ट आएंगे। जब तक आप आपकी नींव मजबूत नहीं करोगे तो ढांचा सुंदर कैसे बनाओगे? तो विधायक महोदय ने यहाँ पे वो सुविधाएं लेके आए हैं जिससे आज आप जिले की बातें कर रहे हो। जिला कैसे नहीं आया, जिला क्यों नहीं आया, आज जिले की बातें जब कर रहे हो तब विधायक महोदय ने इस रूपरेखा को बना के तैयार रख दिया। दो उपखंड कार्यालय, एक्सियन ऑफिस, फिर उसके बाद छोड़ दो। अरे मेरी बात तो सुनो सर, मेरी बात बन गया, वो तो सब मान रहे हैं। अजी आप अगर घर का अगर आप मकान बनाते हो तो पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे, उससे पहले जमीन खरीदोगे, जमीन खरीदने के बाद आर्किटेक्ट के पास जाओगे, आर्किटेक्ट नक्शा देगा, फिर आप ठेकेदार से बात करोगे, उसके बाद ही तो पूरा तैयार होगा। अब आप तो कह रहे हो साहब मुझे तो मकान बनाना है, तो जादुई छड़ी से थोड़ी आएगा मकान। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब जाके एक सुंदर आपका मकान बनेगा। मैं भी उसी 4 साल के स्टेप की बात कर रहा हूँ ना कि नगर परिषद तो बन गया। मेरे से उस सवाल पूछो ना, मैं उसका इस गंगापुर शहर का सवाल पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए सीवरेज है, बिल्कुल अमृत योजना है, नगर परिषद के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सौंदर्यीकरण है, सीसीटीवी फुटेज है, कुशालगढ़ परियोजनाएं हैं, ये नजर क्यों नहीं आई 4 साल में? नगर परिषद के अंदर बीजेपी का चेयरमैन है, ठीक है साहब। हमारे विधायक बार बार कहते हैं मैं गंगापुर के साथ
और गंगापुर के काम करने के लिए बिल्कुल अग्रसर हूँ। ठीक है। और गंगापुर के लिए वो बजट भी लेके आ रहे हैं, गंगापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो बढ़ा रहे हैं। नगर परिषद के अंदर 25 किलोमीटर की सड़क लाए, अब 3500 किलोमीटर की सड़क लेके आए। तो ये नगर परिषद से बाहर थोड़ी बन रही है, नगर परिषद में ही बन रही है ना। तो शहर का जब सड़क बनेगी तो सौंदर्यीकरण भी होगा। आप खाली ऐसा नहीं है जी जैसे आप ये कह बनेगी रहे हो ना, कब? सवाल तो वही बन रहे है, हैं 4 ना साल तो निकल सर। गए। सर आपने लाइव चलाया है सड़कों को, बिल्कुल। बन रहे हैं ना। 68 सड़कें तो नगर परिषद में बनी है ना, तो कहाँ से बनी है ये सर? कहाँ से बनी है ये? आप तो बताओ आप ये आप। कह रहे हो ना बिल्कुल, कि कहाँ से लोकचुनाव बनी पे है? नहीं इनका बोलो। पक्ष और मैं जान नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज भी सुनी जानी चाहिए। आपने आदरणीय मदन जी पचौरी इन्होंने तो कहा कि सब को देखिए, नहीं, मेरा मानना है कि माननीय आदरणीय मदन जी बार बार विधायक साहब का पक्ष ले रहे हैं, तो मेरा नहीं, मैं बिल्कुल क्या सड़क नहीं बन रही नगर परिषद? मेरे को बन रही है ना। सर बन रही है। क्या नगर परिषद में सड़क बन रही है, नहीं बन रही? यस या नो? नहीं, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना सर, सड़क बन रही है या नहीं बन रही? बन रही है और लगभग 32 से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। सर तो बिल्कुल। सर मेरा तो मान ये कहाँ से बन रही है सर? मैं आपको जवाब हवा में बन रही है क्या? सर, बिल्कुल उनको कह लोकतंत्र में विपक्षी की आवाज भी सुनी जानी चाहिए। बोलो। मेरा मानना है कि धरातल पर काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है। गंगापुर सिटी की किसी भी कॉलोनी में आप चले जाइएगा, सब तरफ की सड़कें टूटी हुई है। एलएनटी की, पहले एलएनटी के ऊपर आरोप था, फिर उसके ऊपर अमृत जल योजना के ऊपर आरोप लगा, लेकिन आपने विधायक साहब ने ना तो एलएनटी वालों को टाइट किया, ना ही अमृत जल योजना वालों को टाइट किया। दूसरी बात, अभी पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है। चूंकि आपने अभी मदन जी का जैसा भी आई बात बोली उन्होंने कि आदरणीय सभापति बीजेपी के हैं, और चूंकि बीजेपी का सभापति होना ही आदरणीय विधायक साहब को नहीं बच रहा है। के बाद में हमारे मेरी सुने, दुर्भावना नहीं आप जो आज नगर परिषद से नगर सर, परिषद मेरी में बात- सड़कें बन रही हैं। तो हो मदन भाई, काम मेरी तो बात हो। सुनिए, चूंकि आपको मालूम है, जब नगर, आप माननीय पार्षद भी हैं, चूंकि जब सड़कों का काम नगर परिषद को करना था तो आपने पीडब्ल्यूडी को सड़कें दे दी सर। मानिए पीडब्ल्यूडी को दे दी आपने सड़कें, जो काम नगर परिषद को करवाना था। बोलो इसमें कुछ बोलिए। सीवरलेज का चलिए 1 मिनट में मैं केवल करोड़ रुपए। मैं जोड़ना चाहूंगा। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर हमारे साथ है। मान सिंह सर नमस्कार। नमस्कार साहब। मान सिंह सर स्वागत है। इस वक्त आप लाइव हैं और आज का जो बजट पेश हुआ था उस पर एक डिबेट, एक चर्चा यहाँ चल रही है। कह रहे हैं कि साहब बहुत ही ऐतिहासिक बजट रहा है, बहुत कुछ मिला है, हर वर्ग को छूने का प्रयास किया है। कि आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में सिर्फ चुनावी बजट रहा है या धरातल पर कुछ नजर भी आएगा? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो इतिहास में राजस्थान की विधानसभा को शर्मसार करने का काम एक वो मुख्यमंत्री जो 8 मिनट तक पिछले साल के बजट को पढ़े, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मन से कैसा ये बजट बना है। जी। दूसरा, जो बजट है पूरी तरीके से चुनाव के हिसाब से आंकड़ों का जाल है, लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है उस आर्थिक सर्वेक्षण में कहाँ पैसा कहाँ से आएगा, वो चीज को हटा करके घोषणाएं की है। चाहे वो कोई भी घोषणा हो, आज हमारे गंगापुर के बारे में भी जो पानी वाली जो घोषणा है, आर्थिक सर्वेक्षण में इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि इसका बजट कहाँ से आएगा। जी। वो सरकार जिसको 27,000 करोड़ रुपया घर घर नल योजना के लिए मिला हो, 4 साल में मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार का मैनेजमेंट 4 साल में जब हमने देखा है, तो कुल मिलाकर के इसे आखिरी बजट में जो रेवती बांटने की कोशिश की है, जिसको इधर-उधर करने की कोशिश की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरीके से पुरानी बोतल में नई शराब है। इसके अलावा कहीं कोई लेना देना नहीं है। गंगापुर को जो जितने भी हमारे महात्मा गांधी के नाम से जो इंग्लिश स्कूल खुले थे, चाहे कॉलेज खुले थे, कहीं भी ढांचागत विकास का पैसा नहीं मिला है। और ढांचागत विकास का जब पैसा नहीं मिलता है तो पूंजीगत जो हमारा जो बजट होता है वो पुख्ता रह नहीं पाता है। बजट को पुख्ता रखने के लिए पूंजीगत विकास के साथ साथ में ढांचागत विकास दोनों बराबर जब चलते हैं तब जाकर के उसका आगे चल करके परिणाम मिलता है। इस बजट में कहीं भी अगले 5 साल का कोई ऐसा धरातल पे कोई चीज नजर नहीं आएगी जो मिलेगी। अभी एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। अभी हमारे विधायक जी ने कहीं से डाला है
रोड है वो CRF फंड से बना हुआ है, जिसकी गारंटी फरवरी 2024 तक है और उसको इन्होंने बजट में घोषणा की है। इसके अंदर से लगा लो केवल घोषणाओं का बजट है। ये गंगापुर का कह रहे हो ताजा। तो भाई भी अगर आपके सामने बैठा उससे कहना कि रायपुर से श्री महावीर जी की सड़क है, उसकी गारंटी पीरियड फरवरी 2024 है और अभी उसका गारंटी पीरियड खत्म नहीं हुआ, घोषणा कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, किसको बता रहे हैं, क्यों आंकड़े ला रहे हैं? तो कहीं कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मानसिक सर आपको ये लगता है कि राजस्थान में ज्यादातर जो योजनाएं चल रही हैं वो चल रही हैं जिनमें सेंटर का पैसा लगा हुआ है? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हो। आयुष्मान भारत की योजना का अब तक इन्होंने जो है इसमें चिरंजीवी योजना में पूरा लाभ लिया है, क्योंकि आयुष्मान का पैसा था। अब इन्होंने बजट केवल उसको 6-7 महीने दिखाने के लिए बजट ने कोई चिरंजीवी की राशि बढ़ाई है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक आपका तो ये वो अन्नपूर्णा का पैसा है, पूरा अन्नपूर्णा की योजना है, तो केवल नाम बदला है, बाकी योजनाएं वही है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया कि कहाँ ब्रिज बनेंगे, पुल बनेंगे, सड़कों का क्या रहेगा कुछ? मैं क्या कह रहा हूँ, ढांचागत विकास बोलते हैं इसको, जो स्ट्रक्चर विकास नहीं गया है। एक तो किसान कर्ज माफी को लेकर के कुछ नहीं कहा और एक बेरोजगारी भत्ते को लेकर के। मैं यूँ कह रहा हूँ 5 साल पहले किसान को धोखा देकर के सत्ता में आने वाली सरकार ने किसान कर्ज माफी पे एक शब्द आज नहीं बोला। युवाओं को जो है भत्ता देने का काम 3,500 कहा था, उस पूरी तरीके से धोखा देने वाली ये सरकार अशोक गहलोत का आखिरी बजट भी धोखा है। अच्छा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर को ब्लॉक स्तर पर सावित्रीबाई फूले हैं, हर जगह एक यूथ हॉस्टल है। गंगापुर के लोगों को बहुत अपेक्षा थी कि आखिरी में चलो कोई बात नहीं, 4 साल कुछ नहीं हुआ, को इन्होंने कमेटी का चेयरमैन बनाया, उसने आज तक मीटिंग ही नहीं करी। जब मीटिंग ही नहीं करी, सर्वे ही नहीं हुआ, तो उम्मीद काहे पे करोगे? अच्छा, 2-3 चीजें हैं जो बड़ा आकर्षित कर रही हैं कि सब 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर रहे हो, 50% महिलाओं को रोडवेज में फ्री कर रहे हो, लेकिन सर रोडवेज तो पहले ही घाटे में जा रही है, बिजली लोगों को आप उतनी पहले से पर्याप्त दे नहीं पा रहे हो। ऐसा कोई मतलब नहीं है। आजकल रोडवेज की जो खटारा हालत है उसमें कोई सर्वे वो नहीं कर रहा है, सवारी नहीं कर रहा है। और जहाँ तक बिजली का मामला है, बिजली के मामले में इनके पास बिजली खरीदने के लिए तो पैसे है ही नहीं। और ये जो केवल लुभावनी बातें करने का है, बाकी बिजली का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये महंगी बिजली खरीदेंगे। अभी भी इन्होंने चांदी कूटने का काम किया है सीधे अर्थों में। आज भी पूरी तरीके से बिजली बिल का रही है। तो जब बिजली है ही नहीं इनके पास, तो केवल लुभावनी बातें की है, कोई अर्थ नहीं है इसका। चलिए मानसिक सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब इन सवालों का जवाब कैसे दें मदन भाई? सर मैं आपको एक जवाब तो मैं पूर्व विधायक हैं, आंकड़े से तथ्यों से बात करते हैं, और सही बात है कि जब तक सोर्स ऑफ इनकम का हमें पता ना हो, राज्य के पास पैसा आएगा कहाँ तो खर्च कैसे करो? ये पहले तो जो हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक महोदय हैं, उन्होंने ये कहा था कि अभी जो महावीर जी वाला जो SH11A जिसका अभी गारंटी चल रही है, तो मैं आपके माध्यम से एक अवगत करा देता हूं कि जो घोषणा आज हुई है वो हुई है SH110 बाया खंडी प्रेंडाल गुजर। ठीक है, ये अलग है, जिसका बजट, जिसकी 12.5 किलोमीटर की सड़क है और ये 15 करोड़ रुपए का बजट है, और ये बजट में है। और ये बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं SH11A रायपुर से महावीर जी नादोती वाले की। तो हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, बाया खंडी प्रेंडाल गुजर, और बजट पास है 15 करोड़ रुपए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि सर ये इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बजट घोषणा कर रहा है, एक पान की दुकान पे पान खाने वाला आम आदमी नहीं कर रहा है। इसलिए ये ऑथेंटिक बजट है, ये ऑथेंटिक। अब आपसे चाहूंगा, आप अपने जो तीखे सवाल हैं, जो आपके जहन में सवाल हैं, वो इन विशेषज्ञों से पूछें कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ एज ए पत्रकार आप इनसे पूछना चाहते हैं कि इन चीजों का क्या विकल्प है और आगे जाकर के इन चीजों को अप्लाई कैसे करेंगे। जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो यहाँ मौजूद है। नहीं, मेरा तो मंगल जी से ये पूछना है बिल्कुल कि गंगापुर की सड़कों से आप भली भांति परिचित हो। मैं पूरे राजस्थान की बात नहीं करूंगा,
मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। माइक करीब गंगापुर की सड़कों का अब तक जो है आप स्थिति देख रहे हो। मैं तो लगभग रोजाना है न गिरते पड़ते जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति है सड़कों की। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो समय ही है भाई। योजनाएं चल रही है, सीवर लाइन चल रही थी, अमृत जल योजना का काम चल रहा था, तो सड़कें खुद ही हैं और खुद ही हैं तो गड्ढे होंगे। और उनको जो है वैसे तो एक्चुअल में क्या है कि जिम्मेदार की आप बात कर रहे हो तो नगर परिषद भी जिम्मेदार है। क्यों कि उन्होंने 88-90 करोड़ रुपए सीवर लाइन ने काम करके पूरा दिया नहीं और उसका पेमेंट कर दिया, जो कि बार बार विधायक अपने स्टेटमेंट में लेते हैं। रिकॉर्ड तो हमें पता नहीं है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से हमें पता चलता है उस चीज़ का। तो वो कैसे दे दिया? जब आप पैसा एडवांस में मतलब दे दिया, काम करते रहना, तो कमीशन खा गए या क्या किया? तो इसी तरह से है, जब विकास कैसे होगा? वो पैसा आया, वो ठेकेदारी उस रोड को सही करके पेच वर्क कर करके देता, तो आज गड्ढे में गंगापुर घूम रहे हैं लोग, तो घूम रहे, उसका क्या इलाज है? कुछ जो है अमृत जल वाले खा गए, ये है। तो खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा है, कहने का तात्पर्य ये है। दूसरा ये है कि मान सिंह जी भी कह रहे हैं, तो उनके समय में भी उन्होंने अच्छे भी किए, लेकिन ये स्टेडियम तो उनके समय पे ही आया था और कैंसिल भी उनके ही समय में हो गया। क्यों हो गया? उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किए? जो इस समय विधायक को विधानसभा में क्वेश्चन उठाना पड़ा और मंत्री से ये खिलवाना, मतलब ये खिलवाया कि कुछ नहीं, ये स्टेडियम निर्माण होगा। तो इस तरह की सैकड़ों योजनाएं, कुशाल लेक के लिए कितने समय की योजना थी, उस समय 32 करोड़ रुपए पैसा भी आ गया और उस पैसे को खा गए। पता नहीं पैसा खा गया, अब दूसरी तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। दे करके क्या करे? शिकायतें गई हैं कि भ्रष्टाचार में चला गया वो पैसा। अनिल जी, मेरा आपसे प्रश्न है, गंगापुर सिटी में बोर्ड जो है बीजेपी का है, उसके बावजूद यहाँ पर सफाई की व्यवस्था देख लो आप, और आप रोड लाइटों की व्यवस्था देख लो, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना नारकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ के लोग। तो इसके लिए क्या बीजेपी का बोर्ड जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि गंगापुर सिटी में बोर्ड बीजेपी का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा अनिल भाई, क्योंकि मदन जी को किसी विशेष काम से जाना है और आज शादियां भी खूब हैं इसलिए, लेकिन आपने हमारे शॉर्ट नोटिस पर जो टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सबसे बड़ी बात है, मुद्दे और चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन आप और हम मिलकर के सबको इस शहर के विकास के बारे में सोचना पड़ेगा। अजय जी, मैं फिर आपसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई गंगापुर के बजट जो हुए और जिन घोषणाओं की अगर तथ्यात्मक कॉपी अगर देखना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, तो वो कभी भी आज से 3 दिन बाद मेरे पास आ जाएं और कभी भी वो कॉपी ले जाएं। और जो मैं आपको हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि जो घोषणाएं हुई हैं बजट में, उनको क्रियान्वित होगी और आपके सामने वो चीजें आ जाएगी। और इस पे कोई नो डाउट, हमारे विधायक महोदय जो कमिटमेंट करते हैं वो काम पूरा करते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी के लिए। यस, कंटिन्यू सर। हाँ सर, इन्होंने माननीय आदरणीय पुरुषोत्तम जी ने पूछा था कि गंगापुर सिटी में बोर्ड बीजेपी का और सफाई व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही? व्यवस्था और रोड लाइट बिल्कुल 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 आपकी बात प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन आपने देखा होगा विगत 2 वर्षों से शायद गंगापुर सिटी में स्थायी आयुक्त नहीं है। IN JN कोई आप केवल यहाँ पर चार्ज दे देते हैं, और क्यों दिया जा रहा है ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मैं इस बारे में ज्यादा उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरा किसी के ऊपर उंगली उठाना है, जब तक मेरे पास सबूत नहीं होते मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूँ। लेकिन जब IN और JN केवल आप उनका दबाव देके काम करवाने के लिए उनको बना देते हैं, जो एक आयुक्त होता तो मॉनिटरिंग अच्छी होती। दूसरी वाली बात कि ये भी बात मानेगा, नगर परिषद के पास बजट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और अब भी नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। और ग्राम पंचायतों को तो इस बार भी कोई बजट मैंने नहीं दिया। जैसा अभी पूर्व में बोला कि PWD जो सड़कें दी नगर परिषद को, सड़कों को भी दिया था, तो नगर परिषद को जो सड़कें दी थी 10 किलोमीटर की, वो भी PWD से ही काम करवाया था, नगर परिषद से नहीं करवाएगा। जब अब नगर परिषद के पास बजट नहीं है, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज एक और है कि कोई भी कर्मचारी डरता है वो सरकार से डरता है, और एक विधायक बहुत बड़ी ताकत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि विधायक यहाँ पर जो भी है अपने वर्तमान में वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी हैं, और सलाहकार होने के बाद में बहुत ताकतवर विधायक है।
तो अगर इतने ताकतवर विधायक है तो कर्मचारी केवल उनकी ही बात मानते हैं, सभापति जी के आदेश की पालना लगभग नहीं के बराबर करते हैं। अगर वो इच्छा शक्ति मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते तो अगर मान लो विधायक जी अगर चाहते हैं तो सभापति जी बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि सभापति जी मैं जानता हूँ नगर परिषद स्वायत्त शासन विभाग से चलता है। बिल्कुल नगर परिषद बोर्ड अपने आप में सक्षम है, विधायक कुछ भी नहीं है उसके सामने। बिल्कुल आप कानून की भाषा को समझो तो नहीं। और फिर अगर ये सोचते हो कि मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, बिल्कुल आपने अब सही बात बोली। आपने जो शब्द मैं कहना चाह रहा था ना, आप वही कहना चाह रहे थे, क्योंकि विधायक के पास इतनी बड़ी ताकत होती है कि कोई ना कोई किसी केस में किसी ने कोई फाइल में उठा के किसी न किसी विधायक उसको तो आप समय गुजर भी इसकी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, उसका जवाब दिया मैंने। आपके सभापति महोदय जी प्रेस में स्टेटमेंट दे रहे हैं अधिक से अधिक पट्टे बनेंगे, ये बनेंगे, तो ये कहाँ से बन जाते पट्टे? बिल्कुल मान्य, देखिएगा पट्टे नहीं ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और सभापति जी जो कह रहे हो उनकी बात से भी सहमत हूँ, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करना सभापति का दायित्व भी बनता है। सरकार यहाँ पर सभापति बोर्ड सभापति बीजेपी का, तो इसका मतलब नहीं है कि वो राज्य सरकार के निर्देशों की पालना नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री की यह है कि पट्टे बनने चाहिए तो सभापति को उनके आदेशों की पालना करनी ही पड़ेगी, और जब सरकार चाह रही है तो सभापति भी ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक पट्टे बने, लेकिन ये दायित्व भी सभापति का बनता है कि ऐसी उनकी आड़ में मंदिर माफी के, शिवाचक जमीन के कोई ऐसे पट्टे नहीं बन जाए जो बाद में उनके लिए दुखदायी हो। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, उम्मीद तो यही करते हैं। देखिए ये तो सही बात है, कोई सी भी सरकार हो, आप भी जानते हैं जब चुनावी बजट होता है, चुनावी साल होता है, तो फिर बजट भी उसी हिसाब से आता है। केंद्र सरकार के बजट की अगर हम बात करें, देखिए नॉट एज ए बीजेपी और कांग्रेस, मैं अगर एज ए मीडिया पर्सन बात करूं, केंद्र सरकार ने बड़ा हिम्मत वाला बजट पेश किया, ना कोई लोक लुभावनी घोषणा की, ना कुछ ऐसा दिया, और हमेशा से मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दिया है। आप कहीं भी चले जाइए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, रोड कनेक्टिविटी, ब्रिज हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन पर ज्यादा फोकस किया गया है। केंद्र में फर्क होता है। राज्य सरकारों का जो बजट है, राज्य सरकार आम आदमी को राहत देने वाले ज्यादा बजट बनाती है, उस तरह की योजनाएं ज्यादा बनाती है, लेकिन सबसे बड़ा लोगों का भरोसा तब टूटता है कि 4 साल बाद आपको ये चीजें नजर आ रही है। 4 साल तक आप कहां थे? 2 साल आप निकाल दीजिए कोरोना के, लेकिन उसके बावजूद आपका क्या विजन रहा? क्या आपके विधायकों से आपकी सहमति है? क्या सही तरीके से आप लोग काम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो एक बात और बता दूं मैं आपको, जो अंदर से मुझे पता लगी है, 1-2 दिन के अंदर अंदर और एक बड़ा तूफान राजनीतिक सियासत में प्रदेश में आने वाला है। क्यों? कि ये निश्चित मानिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अब अपने समर्थकों के साथ कूच करेंगे दिल्ली, और आला कमान से पूछेंगे कि मेरी भूमिका क्या है। ये निश्चित आपको बता रहा हूं, रायता सब जगह फैला हुआ है, चाहे कांग्रेस की बात कर लो या बीजेपी की बात कर लो, लेकिन जनता टकटकी लगा करके ये देख रही है कि जो बजट हमारे लिए बनाया गया है वो कितना अप्लाई होगा, धरातल पर वो कितना एग्जीक्यूट होगा। राशन डीलरों की हम बात कर लें, आपने एक नई जिम्मेदारी और दे दी उनको कि अब आपको ये किट और बांटनी है ना, जो NFSA से जुड़े हुए हैं उनको ये किट बांटनी है। आपको मैं बता दूं, राशन डीलरों से ये पूछना कि उनको कब तक का कमीशन मिला हुआ है, कितना टाइम हो गया जब से उनको कमीशन नहीं मिला है। कितने राशन डीलर हैं जो अपनी मांग करते आ रहे हैं, CHA टंकी पर जाकर के चढ़ गए, आज CHA टंकी पर जाकर के चढ़ गए। और अब बात करते हैं OPS की, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की, आज आपने घोषणा कर दी। लेकिन ये निश्चित है, आप भी इस बात को जान रहे हैं गहलोत जी, कि जब तक केंद्र सरकार हरी झंडी नहीं देगी, OPS आप राजस्थान में लागू कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र की सहमति होना बहुत जरूरी है, और उसको सिरे से खारिज कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि ये एक गलत नीति, एक गलत परिपाटी हम शायद देश में लागू कर रहे हैं। यानी इन चीजों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, हमारे खजाने में है कितना, और हमारी खर्च करने की कैपेसिटी क्या है। क्या कहना चाहोगे पुरुषोत्तम भाई? नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, ये जब तक है ना, क्या है, या तो राजनीतिक वोटों के लालच में या तो बीजेपी को झुकना पड़ेगा अंत में, या तो ये भी हो सकता है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद, क्योंकि लोकसभा के भी चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल, तो इसलिए हो सकता है कि बीजेपी भी सोचे कि मुझे वोट नहीं मिलेंगे, तो हो सकता है ये गहलोत का जो है ना, ये फार्मूला काम कर जाए और जो है बीजेपी भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये शामिल कर ओल्ड पेंशन वाली स्कीम को शामिल कर ले। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा जो है कर्मचारियों का वोट बैंक बीजेपी खो नहीं सकती। मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत मानना है, और कारण है कि इतना बड़ा वोट बैंक खोना मुझे
कतई ऐसा नहीं लग रहा कि ये बीजेपी निश्चित रूप से आने वाले 3-4 महीने में अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात नहीं, को लेकिन पुरुषोत्तम जी लग रहा है। नहीं, कहीं आपको ये लग रहा है कि उससे पहले तो राज्य सरकार में कोई ना कोई बसड़ फैलेगी राजनीतिक नहीं, सियासत को लेकर के? वो तो देखो वो वो तो क्लियर दिख रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, लेकिन वो क्या होती है, किसका पलड़ा भारी रहता है, ये तो समय आने पे पता लगेगा। कुछ भी गड़बड़ नहीं लेकिन ये है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सचिन पायलट को जो है ना अपने ये प्रदेश अध्यक्ष बना करके और टिकटों का वितरण की जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपते हैं। ये एक वो चर्चाएं चल रही हैं। अब ये अगर होता है तो ये है कि सचिन पायलट का कद लड़ाई तो देखो बीजेपी में भी लड़ाई तो चारों को लेकर के है, वो निश्चित तो है। रूप से सचिन पायलट का कद मजबूत हो जाएगा यदि वो उनको टिकट वितरण की अगर वो वितरण जिम्मेदारी करते और हैं तो सिरमौर वही हो गए तो सब मिला के क्या है कि दोनों तरफ ही ऐसी स्थिति है। ये तो राजनीति में चलता बिल्कुल, रहता है, वो चलेगा। लेकिन ये है कि ये दोनों की लड़ाई में मुझे लगता है कि जनता पिस रही है। और मैं कह रहा हूँ चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए जाएं वो पूरे होने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे। और जो भी गंगापुर के लिए विकास के वायदे हुए हैं उन पर माननीय विधायक महोदय को जो है ध्यान दे करके इन्हें पूरा करें। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा मंगल जी, वो क्या हुआ, वो 1,33,00,000 जो महिलाओं को मोबाइल मिलने वाले थे, वो क्रियान्वित ही होंगे ना। नहीं जिक्र तो नहीं किया आज इसमें बजट में तो बजट से पहले घोषणा कर रखी है, नहीं, घोषणा तो तो बजट बहुत में पहले कोई से कर जरूरी रखी था है। उसका जिक्र करना कोई आवश्यक मिलेंगे या नहीं नहीं था। मिलेंगे? मिलेंगे, आप तो आश्वस्त कर दो। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। 1,33,00,000 नहीं, कितने मिलेंगे ये पता नहीं, लेकिन मिलेंगे। यानी 47% वोट बैंक जो है ना महिलाओं का उसको साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। 50% महिलाओं को रोडवेज फ्री करी दी है। क्षेत्र का तो ये है साहब, देखो पाचना का मुद्दा हो, एक बार भी नहीं चाहे बोला चंबल के लिए तो पैसा आ गया है ना, और चाहे कुशाल लेक हो या स्टेडियम निर्माण या जिला अस्पताल का या धुंधेसर का डेवलप, एक पैसा नहीं आया धुंधेसर के लिए, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। लेकिन बहुत से मुद्दों को हमारे विधायक ने छुआ है, उनको कराने का भी प्रयास टाइम नहीं किया। लगाया छूने में? अब टाइम कितना लगा ये तो आप नहीं, ये इसी साल क्यों छुआ? ये है 4 साल पहले क्यों नहीं छुआ गया? और अब 6 महीने और 9 महीने में कितना कर पाएंगे, ये आप और हम एक एनालिसिस और जनता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, ना तो हम कुछ कर पाएंगे और दूसरी बात फिर हमारे पास कहने को जगह रहेगी कि अगर आप दोबारा चुनते तो शायद हम हमारे अधूरे कामों को पूरा कर देते। राजनीति में मैंने एक चीज पढ़ी थी कि एक पिता जो है वो बहुत बड़ा मंत्री था और उसने कोई घोषणा की थी कि साहब ये स्कूल की बिल्डिंग हम बना देंगे। जब 5वें साल में चुनाव आ रहे थे तब उन्होंने उस बिल्डिंग की नींव लगाई। पुत्र ने आकर के पिता से पूछा कि पापा 4 साल पहले आपने ये घोषणा की थी और आज 5वीं साल में इसकी नींव क्यों लग रही है? तो उन्होंने कहा था यही राजनीति का फलसफा है, 5वें साल में आप नींव लगाओगे तभी 6ठे साल में जनता आपको चुनेगी। तो काम पहले करके जनता को मत दो, लास्ट में काम करके दे दो तो अच्छा रहेगा, शायद कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है आकर्षित हो जाए। अनिल सर क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल आपने जो बोला ना इस मामले में मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जो आपने राजनीतिक का, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस का टीचर भी रहा हूँ, लेकिन जैसा आपने कहा नहीं, जैसा आपने कहा कि जो नैतिकता नहीं, बहुत गलत सोचते हैं। विधायक निधि है, सांसद निधि है, और मुझे जहां तक मालूम है कि विधायक निधि का बहुत सारा पैसा उन्होंने अभी तक रोका हुआ है। अब वो सारी जो घोषणा है ना, नंबर पे चल रहे हैं सर, नहीं वो सारी घोषणा जो बच्चा कुछ पैसा है ना, अब वो चुनावी सालों में वो जैसे आपने कहा ना घोषणा है अंतिम समय पे विधायक निधि से ये घोषणा ये करना अब घोषणा अब वो क्रियान्वित होना शुरू हो जाएगी। मेरा मानना ये है। दूसरी वाली बात मेरा ये है कि लोकतंत्र में आपने बोला केंद्र सरकार के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को आ रहे हैं दोस्त। बिल्कुल। आप दिल्ली से बम्बई जो राजधानी 19 घंटे में पहुंचती है, भाई सड़क 11 घंटे 12 घंटे में दिल्ली से बम्बई पहुंचेंगे। इतना अच्छा हाईवे बन रहा है, 140 किलोमीटर की रफ्तार पे अगर गाड़ी चल रही है और उसमें डेस्क बोर्ड पर कप नहीं हिल रहा, पानी नहीं हिल रहा है, मतलब कप नहीं हिल रहा है। आप लगा लीजिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा राजस्थान के जगह नहीं थी यहाँ से निकलने, इसके अलावा मोदी जी कभी नहीं निकालते। राजस्थान में 370 से ऊपर का किलोमीटर का करीब एरिया दिया गया। इसके अलावा आप नहीं, ये बात मान लीजिए आप राजस्थान के लिए, क्या आपको त्रिपुरा में ट्रेन नहीं चल रही है? कश्मीर के अंदर ट्रेन नहीं चल रही है? उत्तराखंड के अंदर ट्रेन चल नहीं रही है? माननीय मोदी जी ने जो कहा वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मोदी वही घोषणा करते जो पूरी कर सकते हैं। आप देखिए आज नितिन गडकरी से कोई भी मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री अगर नितिन गडकरी से कहता है ना कि मुझको ये हाईवे चाहिए, तो उसको बोला कितना किलोमीटर चाहिए, पैसा बोलो, हाथों पास होता है। वो कहता है जमीन की सुविधा बढ़ा दी।
हमारे गहलोत साहब भी ऐसे ही हैं, अभी 10-10 करोड़ लेकिन मैं विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मैं आपकी बात है, लेकिन मैं यही तो मैं कह रहा हूँ लिए दिए हैं सर नहीं सर, वो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मैं भेदभाव कोई नहीं करता नहीं, मैं केवल मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं। फिर हमारे माननीय आदरणीय सभापति जी का क्या कसूर है, या भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना क्या बड़ा कसूर है कि आप यहाँ की सड़कों के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, यहाँ की सफाई व्यवस्था को आपने बिल्कुल तार-तार कर रखा है, आप कर्मचारियों को ऊपर दादागिरी। बोर्ड की कमजोरी, कर्मचारियों को पेमेंट ही नहीं मिल रहा, काम कैसे करेंगे वो? बोर्ड की कमजोरी नहीं है, आप बोर्ड को बजट आवंटन नहीं कर रहे हैं, आप केवल सभापति को फेलियर साबित करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। सरकार तो 5-6 महीने बिल्कुल ईमानदार है, नहीं, बिल्कुल मेरा मानना ये है कि अगर विधायक साहब नहीं बिल्कुल चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये बजट कितना रंग लेकर के आता है, कितना इसका धरातल पर काम होता है। लेकिन हम तो इतना ही चाहेंगे साहब, सरकार किसी की भी हो, आम जनता को सिर्फ ये चाहिए कि साहब मेरी सुनवाई हो जाए और मेरी समस्याओं का समाधान हो जाए। जल जीवन मिशन योजना बिल्कुल फेलियर है, भ्रष्टाचार है। अगर जांच होगी तो बहुत सारे काले कारनामे जो है ना वो निकल करके सामने आएंगे। केंद्र और सरकार की दोनों की ये योजना थी, जिम्मेदारी राज्य सरकार की ये बनती थी कि वो टाइम पर इसकी मॉनिटरिंग करती। और खुद आपके एसीएस ने ये माना है, जो सुबोध अग्रवाल जी है शायद, मैं अगर गलत ना हूं तो, जिन्होंने ये माना है कि ठेकेदार जाकर के अधिकारियों की गोद में बैठे हुए हैं और पश्चिमी राजस्थान के सारे ठेकेदार जल जीवन मिशन योजना में लगे हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, पिछले बजट की घोषणाओं के मामले में बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हुई है, उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि ये 50% जो रिबेट है और जो चीजें हैं ये तो धरातल पर आ जाएंगी, जैसा पुरुषोत्तम जी ने कहा था। लेकिन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, हर जिला स्तर पर यूथ हॉस्टल खोलना है, ब्लॉक स्तर पर सावित्रीबाई फूले आवासीय विद्यालय खोलना है, इनको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब से पहले की जो घोषणा है ना वही अधूरी पड़ी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थी। और ज्यादातर विद्यालयों में कक्षों का जो निर्माण हुआ है, मैंने एक जानकारी ली है कि वो रमसा के तहत हुए हैं, जिनमें केंद्र सरकार का पैसा था। चलिए, आप लोगों ने मिलकर के जुलकर के जो बातें की, हाँ बिल्कुल, मेरा केवल इतना, मैं अधिवक्ता हूँ और मैं 2015 5 करोड़ मिले, 2015, 2017, 2020 3 बार गंगापुर सिटी बार का अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन गंगापुर सिटी को मैं चाहता था कि उनको ST/SC के एक्ट के लिए कैंप कोड गंगापुर में लगता, या पोक्सो एक्ट का कोड यहाँ गंगापुर में लगता, शायद वो हमारी मांग अधूरी रह गई। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लागू करती, शायद वो सरकार में भूल कर गए। मेरा मानना है अधिवक्ताओं के लिए आवासीय कॉलोनी होनी चाहिए, वो भी सरकार ने पूरी नहीं की। इससे अधिवक्ताओं को बहुत ज्यादा निराशा हुई। 5 करोड़ तो मिले हैं जी, वो केवल वो वेलफेयर फंड में मिला 5 करोड़ में, वेलफेयर वो 5 करोड़ मिले। पहले पिछली बार 10 करोड़ दिए थे, अब की बार 5 करोड़ दिए। आखिरी क्षणों में यही कहूंगा कि जिले के लिए तो पूरा स्ट्रक्चर है, 65 जिले हैं जो बनने की उसमें कतार में खड़े हुए हैं। लेकिन गंगापुर सिटी चूंकि अतिरिक्त मुख्यालय यहाँ पर घोषित होना चाहिए। प्रत्येक जो है, चाहे वो ये हॉस्पिटल हो, चाहे डिप्टी का हो, चाहे तो उस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय मुख्यालय लिखा जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि सवाई माधोपुर जिले का आधा बजट फिर गंगापुर सिटी को मिलने लगेगा, तो वो मोहर लगनी चाहिए, वो अभी तक नहीं लगी। यहाँ पर हमने काफी प्रयास किए अतिरिक्त जिला कलेक्टर की स्थायी पोस्ट को स्थापित कराने के लिए, और अब जब कोई प्रयास नहीं करता है तो हमें बड़ा दुख होता है। चलिए, कुल मिलाकर के घोषणाएं बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन अप्लाई हो जाएं तो फिर अच्छा लगता है, अप्लाई नहीं होती है तो बुरा लगता है। सब डिवीजन है और बहुत लंबे समय से कई मांगे उठ रही थी। एक तो सबसे बड़ी बात है महू कलांडर पास, चलिए मान लिया कि साहब सीएम साहब ने 10 करोड़ रुपए रेलवे विभाग को देने का वो कर लिया, लेकिन अब वो शुरू कब होगा ये एक देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको लेकर के भी जनता यही कह रही है। दूसरी बात, 6 महीने पहले एक उद्घाटन और किया था विधायक महोदय ने, फवारे से लेकर के स्टेशन तक की सड़क का, माल गोदाम रोड तक बन करके रह गई। उसके बाद में आज तक एक बयान इसको लेकर के कोई नहीं आया है। बार बार वही कहते हैं कि साहब किसी ने स्टे लगवा दिया, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन साहब जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता ये चाहती है कि आपने घोषणा की है तो वो काम होना चाहिए धरातल पर। चलिए, और बाकी महत्वपूर्ण घोषणा क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। करौली जिले को बढ़िया सौगातें मिली हैं और नशा मुक्ति केंद्र करौली जिला मुख्यालय पर स्थापित होगा। श्री महावीर जी और हिंडौन में आयुष अस्पताल की घोषणा की गई है। मोबाइल टेस्टिंग लैब जो है उसकी स्थापना हुई है। विवेकानंद हॉस्टल और सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स सेंटर हर जिले में, ये अच्छी घोषणा की गई है। सवाई माधोपुर नांदोती चंबल परियोजना 4,657 करोड़ रुपए, इसके लिए बजट पास किया गया है।
कैला देवी मेले में यात्री जो आते हैं उनको 50% किराए में छूट दी है। हिंडौन में कृषि महाविद्यालय खुलेगा और ब्लॉक मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। सवाई माधोपुर की बात करें, उम्मीदें काफी थी लेकिन अधूरी रही। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर में स्थापित होगा, जिसके कारण अमरूदों के कारण माधोपुर की पहचान है। गणेश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को किराए में 50% छूट होगी। नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना होगी जिला मुख्यालय पर। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए रोड सेफ्टी टास्क फोर्स ये खोला जाएगा और ऑनलाइन परीक्षा केंद्र ये भी सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर खुलेगा। जिला स्तर पर 50 महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी वर्किंग हॉस्टल, काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको आवासीय ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी नगर परिषद में 35 किलोमीटर तक की सड़कें ये हुआ है। 100 सीटों का एक यूथ हॉस्टल वो बनेगा और सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी में ITI दोनों जगह छात्राओं के लिए सावित्रीबाई आवासीय विद्यालय भी बनेंगे। बामनवास और सवाई माधोपुर में खेल एकेडमी और स्टेडियम, सवाई बामनवास में भी एक खेल स्टेडियम की, और बाटौदा में कृषि मंडी, गौण मंडी है। हाँ, कृषि गौण मंडी की स्थापना बाटौदा में होगी। वजीरपुर में रिको इंडस्ट्रीज एरिया, खेल स्टेडियम है। हाँ खेल स्टेडियम भी है। और बड़ी उदयी में पुलिस चौकी और बाटौदा में कृषि मंडी और खेल स्टेडियम। इनकी सौगातें जरूर बजट में दी गई हैं। अब इनमें से कितनी धरातल पर उतरती हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। छोटी मोटी जो चीजें हैं ना वो तो आप कर दोगे, लेकिन बड़ी चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में इनमें वक्त लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तो सियासी अंदरूनी जो कलह है ना कांग्रेस का, वही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो बहुत कुछ होगा। तो 24 में भी 23 में भी तो दोबारा रिपीट हो रही है ना सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तो बजट कांग्रेस को उम्मीद है कितने नंबर मिलेंगे? कितने अब की बार सरकारी रिपीट हो रही है, नंबर से क्या है, रिपीट हो रही है। मेजोरिटी कितनी आ जाएगी? मेजोरिटी तो आप लगे डगे चले हो, ज्यादा 150 के पार है ना इस बार। हाँ, इस बार 150 के पार। सीटें लेकर के आएंगी। गहलोत साहब का कहना है यार। ठीक है, और चेहरा गहलोत ही होगा है? अब चेहरा तो कांग्रेस में पहले कोई नहीं होता, अच्छा, बाद में जो विधायक और प्रतिनिधि जो तय करेंगे वो होगा। चलिए इसमें क्या होगा? हमारी दुआएं आपके साथ है। अनिल जी, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, इन्होंने केवल क्या है कि भावनाओं के बसीभूत शब्द गलत बोल दिए। इन्हें ये कहना तो चाह रहे थे बीजेपी 150 से पार जाएगी, लेकिन वो केवल चूंकि इनकी विचारधारा थोड़ी सी हल्की सी कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। बोलना बीजेपी के लिए बोल नहीं बिल्कुल बोलना बीजेपी के लिए चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उनके शब्द निकल गए। बीजेपी प्लस बीजेपी 180 से पार जाएगी। अच्छा, बीजेपी तो आपस में ही लड़ रही पुरुषोत्तम जी, है। क्या कुछ निकल करके आया? यदि ये बजट घोषणा पूरी हो जाएगी न, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोबारा जो है कांग्रेस आ सकती है। यही तो हम कह रहे हैं। तो पूरी हो जाएगी तो बाकी अभी सवाल तो बहुत खड़े हैं। बाकी तो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कोई भी घोषणाएं, कोई भी कार्य योजना पूरी करने के लिए क्रियान्वित तो बनाई जाती है, और फिर वक्त चाहिए। ऐसा नहीं है, और वक्त तो है अभी तो। हाँ, अभी तो आप 2023 में वापस आ रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आज की डिबेट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह ज्वलंत मुद्दों पर कोई ना कोई डिबेट हम न्यूज़ 7 राजस्थान पर लेकर के आते रहेंगे। आप लोगों की सलाह सुझाव जो भी हैं बेझिझक हमारे पास भेजा करें। समस्याएं और मुद्दे उठाना ये मीडिया का जरूरी काम है, जो हम पूरी ईमानदारी के साथ और निष्पक्षता के साथ करते रहते हैं। अच्छा, चैनल देखते हो कि नहीं देखते हो आप लोग? बिल्कुल तो सर, बड़ी बात है चैनल को शेयर भी करते हैं, और आपने हमको बुलाया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे, क्योंकि आपसे चर्चा करने पर और आपकी जो शैली है ना वो काफी लाजवाब है। आपसे जितने ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं आप, उसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मंगल सर, मिलता है फुर्सत बहुत चैनल बढ़िया, देखने के लिए? बिल्कुल मिलता है। शाम, देखते हो? हाँ, रात को 9 बजे के बाद यही काम है। चलिए, पुरुषोत्तम सर, आप हमारे बिल्कुल समय समय पर हमें सलाह सुझाव सब देते रहते हैं, और हमारे साथ एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इनका जो मार्गदर्शन है वो हमें समय समय पर मिलता रहता है। उम्मीद यही करते हैं बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं बिल्कुल, और तथ्यात्मक जो बातें करते हैं वही व्यक्ति देखिए अच्छे भी लगते हैं, और उनसे बात करने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। बिना तथ्यों की बात करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। उम्मीद कर रहा हूं आज का डिबेट आपको पसंद आया होगा। कल फिर किसी हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे और देखते हैं क्या कुछ नया लेकर के आपके लिए आते हैं। बाकी अभी मैं इतना बता देता हूं आपको, अभी सिर्फ ये बजट पेश हुआ है, अभी इस पर बहस होगी, पूरक मांगे शामिल की जाएंगी। अभी लगभग इसमें पूरा फरवरी जाएगा, बहुत कुछ शामिल और उसके बाद में
फिर जो पूरा फिल्टर होकर के वो सामने आएगा, क्योंकि पूरक मांगे जो होती है ना वो भी रखी जाती हैं, सप्लीमेंट्री भी बीच में कहीं घोषणा कर दे। हो जाए, या बहुत सारी चीजें अभी तो गहलोत साहब के सामने भी आएंगी कि साहब इसको लेकर के बवाल हो गया। अभी तो सीएचए भी तो टंकी पर चढ़ रहे हैं, राशन डीलरों के अपने मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, हाँ, जिन पर अब जिनको छुआ नहीं गया, बहुत से उनको शामिल किया जाएगा। मानदेय की मांग कर रहे हैं, हाँ? और लगभग नहीं तो 2-3 बार आंदोलन कर चुके हैं, और प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने आश्वासन भी दिया है उनको। पक्का आश्वासन दिया है कि ये निश्चित रूप से होगा। लेकिन आज ही राशन डीलर जो है पहुंच गए वहां जयपुर, और प्रताप सिंह जी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं इसमें कुछ न कुछ जो है पूरक मांगों में करवा करके और उसमें कुछ कराऊंगा। लेकिन राशन डीलरों के लिए एक फायदे की घोषणा भी हुई है बजट में कि जो ये किट दी है ये लगभग 500 रुपए की एक किट बैठेगी एक राशन कार्ड के लिए। तो प्रत्येक राशन धारक के पास लगभग राशन डीलरों के पास 200 से 300 राशन तो मिनिमम है ही है। तो अगर उनको 10% भी कमीशन देते हैं तो उनका मानदेय क्या है, उनका पारिश्रमिक बढ़ जाएगा और वो उनके पेट पूर्ति लायक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। न्यूज़ 7 राजस्थान इसी तरह देखते रहिए, खबरों को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। आज सिर्फ फेसबुक पर थे तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और जितने भी हमारे मुआजिज मेहमान आए उन सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जब जरूरत होगी आपको फिर से याद करेंगे हम जरूर। बिल्कुल सर, हम हाजिर होंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के न्यूज़ 7 राजस्थान पर आज एक सार्थक चर्चा रही और बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई। समय का अभाव था, वरना आप लोगों को भी हम जोड़ने का प्रयास पूरा करते। उम्मीद यही करते हैं न्यूज़ 7 राजस्थान की हर खबर को, और आज तो दिन भर सारी ब्रेकिंग लगाई है हमने, क्या कुछ बजट में घोषणाएं हुई वो सारी आपको पल पल की अपडेट हमने दी है। बस यही है कि थोड़ा सा लाइक, फॉलो और शेयर करने में कंजूसी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुलाकात करेंगे कल आपसे। जय हिंद और जय भारत।